मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में द फर्स्ट टॉपिक दैट वी वुड बी डूइंग इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। कुछ नहीं लिखना है, बस 100% फोकस। एनसीईआरटी कब होगी? एनसीईआरटी अभी बताया है प्रियंका, आज एनसीईआरटी का शेड्यूल आज शाम को या कल शाम को अनाउंस करेंगे, तो अकॉर्डिंगली उसका टाइमिंग मॉर्निंग का ही होगा, सुबह 8 बजे का। चलो, द कंप्लीट फोकस हैज टू बी ऑन द बोर्ड, ताकि किस किस तरीके से आपको करवाए जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस पर्सपेक्टिव इज रिवोल्ट, इसको समझना है। रिवोल्ट शब्द का मतलब क्या होता है? एनीवन ऑनलाइन? रिवोल्ट शब्द का मतलब, उसकी ट्रांसलेशन नहीं, फाइट नहीं, विद्रोह नहीं, वो तो मतलब उसका तो हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया ना। उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एसेंस क्या होता है? विद्रोह भी एसेंस नहीं होता, गोइंग अगेंस्ट नहीं, वो तो उसका ट्रांसलेशन हो गया ना, जो इजी वर्ड्स में हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कुछ हद तक अंकित ठीक है आपका? हाँ जी निशांत, यस। नहीं, कंडेम करना रिवोल्ट नहीं होता यार, मैं आपको कंडेम कर देता हूँ, पढ़ते नहीं हो, रिवोल्ट थोड़ा ना हो जाएगा। सप्रेशन नहीं होता, नहीं, बहिष्कार नहीं होगा, प्रोटेस्ट इन अ ग्रुप नहीं है। चलो, लेट अस कम फंडामेंटल चेंजेस। रिवोल्ट शब्द मीन्स टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस। फंडामेंटल चेंजेस आर रिक्वायर्ड, तो हम कहते हैं रिवोल्ट हो गया। फंडामेंटल चेंजेस, रिवोल्ट कैन बी इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, रिवोल्ट कैन बी फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी तो हम कहते हैं, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो कहते हैं, हम फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन भी तो कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, रेनबो रेवोल्यूशन एक्सेट्रा। अलग अलग तरीके से रेवोल्यूशन दो, टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हो सकता है, बट इट इज ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर बेसिकली थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इट विल ऑलवेज बी अकम्पेन्ड विद वायलेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिवोल्ट की बात कर रहे हैं और रिवोल्ट की बात राजनीतिक तौर के ऊपर कर रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी अकम्पेन्ड विद वायलेंस। फॉर एग्जांपल जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, और फॉर एग्जांपल चाइनीज रेवोल्यूशन हो गया, और फॉर एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, और फॉर एग्जांपल रशियन रेवोल्यूशन हो गया। एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर रेवोल्यूशंस हैव टेकन प्लेस, one thing that is common in the basically political context is that it is always accompanied with violence। वहां पे खून खराबा हुआ ही है, वहां पे लोग मरे ही हैं। that is one important aspect that is taken into consideration in political economic। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन, या फॉर एग्जांपल ब्लू रेवोल्यूशन, या फॉर एग्जांपल हम मिल्क रेवोल्यूशन कह रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं। जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं। आज से पहले जैसे भी हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स है, आई गेव माय एग्जांपल, जब 2000 के आसपास मेरे को पहले बार मोबाइल फोन में ना, इतना बड़ा फोन था, चित्र जैसा था, ठीक है, बट आजकल जो फोन है दैट इज वेरी वेरी मच फॉर एग्जांपल सोफिस्टिकेटेड फोन्स, आईफोन, दीस थिंग्स आर कमिंग। When I used for the phone for the first time, incoming at that point of time was ₹17। मेरे को आज भी याद है, इनकमिंग 17 रुपए थी तब फोन यूज मिला था मेरे को, और आजकल तो इनकमिंग तो फ्री है, आउटगोइंग इज ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहाँ पे क्या है कि क्या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन नहीं हो रहा? हम क्या करें, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है जी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफी बड़े लेवल के ऊपर हो रहे थे। जिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या कोई भी फंडामेंटल लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज जहां पे हो जाएगा उसको हम रेवोल्यूशन बोलेंगे। अगर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में है, इट विल बी अकम्पेन्ड विद वायलेंस। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट हो सकता है, या सोशल रेवोल्यूशन हो सकता है, बेसिकली इन द रिगार्ड की जैसे विमेन्स में एक अवेयरनेस आ कि दे आर वांटिंग मोर एंड मोर ऑफ द राइट्स एट दैट पॉइंट, तो वहां पे सोसाइटियल रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में भी उस चीज को बोला जाता है। तो पहले बात, बिफोर वी मूव इनटू दिस टॉपिक, इट विल बी कि हमें शब्द का मतलब पता होना चाहिए। रिवोल्ट मींस लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस
व्हेन दिस लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस, क्योंकि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है, इट इज पॉलिटिकल, समथिंग दैट इज पॉलिटिकल, इट विल ऑलवेज बी कंपेंड विद वायलेंस, तो वहां पे वायलेंस डेफिनेटली होगा ही होगा। पहले बात तो रिवोल्ट शब्द का मतलब समझ आया। नहीं देखो जी, फाइट फॉर अ कॉज ऐसा कुछ नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। तो आपके लिए कॉज हो सकता है, दूसरे के लिए कॉज कुछ और हो सकता है। रिवोल्ट शब्द का जो मतलब जो समझाया है आसिफ, वो आपको समझ आना चाहिए। देखो पढ़ाने का मतलब यही होता है कि जो पढ़ाने के बाद आप में भी चेंज आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये नहीं जो मैं सोच रहा था ये होता है। दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये हुआ ही क्यों, इसको होने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? चलता रहता जैसे सिस्टम है। अगर रिवोल्ट की बात करें, देयर विल ऑलवेज बी सर्टन कॉजेज दैट वुड बी देयर। कॉजेज बताओ जी, कौन कौन से होंगे, कौन होंगे? सोशल कॉजेज कुछ भी हो सकते हैं, सोशल कॉजेज। और मैं आई एम जस्ट नॉट डीलिंग विद द टॉपिक, नॉर्मली बात करेंगे, रिवोल्ट के ऊपर हम बाद में आएंगे। सोशल कॉज हो सकता है, इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, और कल्चरल रिलीजियस कॉज हो सकता है, धर्म के नाम के ऊपर भी पंगा हो गया, चलो ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज हो सकता है। कॉजेज में रोल नहीं निकिता, रोल नहीं, कॉजेज में देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज दैट कैन बी देयर। अगर रिवोल्ट ऑफ 1817 की बात 57 की बात करते हैं, या चाइनीज रेवोल्यूशन, या अमेरिकन रेवोल्यूशन, या रशियन रेवोल्यूशन, या फ्रेंच रेवोल्यूशन की किसी की भी बात करते हैं, या रिवोल्ट ऑफ 1857 की ही चाहे हम बात कर लें, इसमें क्या है यार? तो क्या ऐसा थोड़ा ना हुआ होगा ये 1857 आ गया चलो पॉलिटिकल चेंजेस एकदम ही चेंज हो गए, इकोनॉमिक एकदम ही चेंज हो गया, रिलीजन एकदम ही चेंज हो गया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। These changes must have been, these problem must have been going on earlier also, पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी। अब एक मौका आ चुका था, अगर अब रिवोल्ट नहीं किया इस समय के बाद तो फिर जिंदगी जीने का भी क्या फायदा? दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि व्हाट दीज पीपल दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर आज के बाद अगर अभी भी हमने रिवोल्ट नहीं किया तो जिंदगी जीने का ही क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल जब रिवोल्ट हुए, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये कोई भी रेवोल्यूशन हुआ, तो जो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट होते हैं, द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट आर ऑलरेडी प्रेजेंट एवरीवेयर। बट एक टाइम आ जाता है कि अगर आज रिवोल्ट नहीं किया, अगर अब रिवोल्ट नहीं किया तो उसको फिर फॉर एग्जांपल जीने का भी क्या फायदा, इससे अच्छा मर ही जाएंगे। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज ऑलवेज व्हाट इज कॉल्ड एज एन इमीडिएट कॉज टू द रिवोल्ट, कि अब नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल कब होगा? जस्ट एन एग्जांपल, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हम बाद में जाकर करेंगे, क्यों हुआ? लोगों के पास हाथ धोने के लिए साबुन नहीं था। The workers they came out of the mines, they were working and they found that हाथ धोने के लिए भी साबुन नहीं है, तो ऐसे काम करने का फायदा ही क्या? And they revolted because the common things were not available. Same is the case. Social cause, economic cause, political cause, administrative cause, they will always be there. Religious discrimination will always be there. लेकिन अब ये समय आ चुका था, अगर अब रिवोल्ट नहीं किया तो फॉर एग्जाम्पल जीने क्या? Therefore the revolt take place. हमेशा कुछ भी कॉज हुआ है, कुछ भी रिवोल्ट हुआ है, द कॉज विल ऑलवेज बी देयर। बट इमीडिएट कॉज कुछ ऐसा हो जाए अब तो रिवोल्ट करना ही है, इफ वी डू नॉट रिवोल्ट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो फिर बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना समझ आया? चलो, when we thought that there are multiple causes that are there, the causes can be social, economic, political, it can be religious causes, it can be administrative causes, लेकिन एक बात हमने श्योर कर चुकी है, इन सबके साथ चलते चलते एक इमीडिएट कॉज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर इमीडिएट कॉज नहीं है तो फॉर एग्जांपल उसके बाद चल सकते हैं। सेम इज बेसिकली द केस विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले बात है, हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस के ऊपर जाते हैं तो एक पढ़ते हैं नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। द व्हाट इज नेचर? नेचर शब्द का मतलब क्या हुआ है? तरीका नहीं, और कुछ? बिहेवियर, तो कुछ हद तक करेक्टर। नेचर और करेक्टर दो अलग अलग शब्द है, एक शब्द नहीं है।
नहीं वो तो ठीक है, नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल शब्द नेचर का क्या मतलब हुआ? वो कैसे थे वो लोग, हाउ दे वर द ब्रिटिश रूल व्हेन वी टेक इनटू कंसीडरेशन, जब उनकी ब्रिटिश रूल की हम बात करते हैं, द नेचर वाज बेसिकली, इसको बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरलिंकेज यहाँ पे डेवलप होने वाली है। पहले 3 पॉइंट ही आज हमसे हो पाएंगे, हो सकता है कि 2 ही रह जाए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि इसको समझना जरूरी है। पहला छोटा है, फिर दूसरा तीसरा बहुत बड़े पॉइंट है। नेचर वाज बेसिकली कॉलोनियल। कॉलोनियल नेचर शब्द का मतलब क्या होता है? वॉट एवर दे आर डूइंग दे विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। कॉलोनियल शब्द का मतलब क्या हो गया? इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर कंट्री। तो ब्रिटिशर के लिए मदर कंट्री कौन सी हुई? ब्रिटेन हुआ उनके लिए मदर कंट्री। इन द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री दे वुड बी फॉर्मिंग द पॉलिटिकल पॉलिसीज। In the interest of the mother country, they will be forming, for example, the social policies in India. They will be formulating the economic policies in India. They will be formulating, for example, the structural things that would be there. They will be formulating how the religion has to be used, etc. So what I am saying is, in this particular context, the colonial nature of the British rule is very much important. And in the interest of the mother country, when you talk about colonial nature, it is always exploitative. एक्सप्लॉइट करना है। मैक्सिमम रिसोर्सेज दैट आर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मदर कंट्री। मदर कंट्री फॉर एग्जांपल इज ब्रिटेन, एंड देयरफॉर मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडिया शुड बी डन इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इन द सोशल कंटेक्स्ट, इन द इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल, रिलीजियस, कल्चरल, व्हाटएवर। जो मैक्सिमम इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमें उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज देयर। देयरफॉर while maximum exploitation is there, they do not differentiate between what is moral and what is immoral. क्या सही है और क्या गलत है। जब एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर ही आ गए तो उसमें क्या सही और क्या गलत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देयरफॉर दे वर विलिंग दैट मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया शुड बी डन। अब हमें क्या करना है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा, इनको 1 बाय 1 पॉइंट को समझना है। लेकिन इस पॉइंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर का नेचर कैसा था। When they came to India at that point of time, they followed a policy of colonialism, या colonial policy, colonial in nature, which means essentially the British rule was exploitative. Exploitative का मतलब क्या होता है? They were working, formulating all the policies which were in the interest of the mother country, और policies इनमें से for example कोई भी हो सकती है। इतना clear है for everyone? अब आगे वाला अच्छे से सुनो। Now, the first is the political cause. The Britishers, when they came to India around, and आदो ट्रेड करने के लिए पहले आ गए थे, later on when they started fighting battles, 1757 इसको बाद में भी करवाया जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर was fought, and other things they continued at that point of time. When all these things were done, the battles were basically fought, starting from battle of Plassey and then moving to battle of Buxar. At that point of time, they tried to expand their small empire into a small principality into a large empire. अपने पूरे एरिया को बाद में धीरे धीरे चलते चलते they try to benefit and expand, और मैक्सिमम तरीके से इंडियन स्टेट्स को कैप्चर करने की कोशिश करी। When Indian kings were ruling, one thing would be there, अगर बक्सर वाला हार गया, he was the native ruler of India at that point of time, local ruler है। When the native ruler would be defeated, बक्सर वाला defeat हुआ, प्लासी वाला defeat हुआ, other things that were there, तो other areas were also being defeated, तो यहाँ पे local rulers comparatively खत्म हो जाएंगे। So therefore, the Britishers they followed different policies that were adopted at that point of time to capture the Indian states one by one. What was the policy that were adopted at that point of time? For example, policy of ring fence. Policy of, for example, subsidiary alliance. Policy of doctrine of lapse.
right to conquest, right to conquest, doctrine of misgovernance, and taking away of the legal titles. रीगल और रॉयल टाइटल्स एक ही बात है, रीगल टाइटल देखा जाता है। तो जब पॉलिटिकल कॉज की हम कंपैरेटिवली बात करते हैं, वी टेक इट टू कंसीडरेशन दैट एक ना एक तरीके से ब्रिटिशर ने हिंदुस्तान को कैप्चर करने की कोशिश करी, एंड द पॉलिसीज दैट वर अडॉप्टेड, द पॉलिसीज दैट वर फॉलोड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम created a sort of a confusion and a mistrust among the Indians at that point of time. इसमें से आपको इससे अलग से क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली पूछा जा सकता है इन द मेंस आल्सो। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अदर थिंग दैट आर देयर, दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट टू कॉन्क्वेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ मिसगवर्नेंस एंड द टेकिंग अवे ऑफ द लीगल टाइटल्स। तो अगर राजनीतिक तौर के ऊपर बात भी करते हैं, राजनीतिक तौर के ऊपर बात भी करते हैं, all these things were undertaken at that particular point of time. तो हम we would be discussing one by one कि आपको किस तरीके से फॉर एग्जांपल ये डेवलप हुआ। नोट्स प्रियांशु, नोट्स आर ऑलरेडी बीन अपलोडेड। अभी एक बार समझने के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर कुछ नहीं समझ आए आज दोस्त थिंग्स, नोट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहाँ पे अपलोड हैं, तो 11 साढ़े 11 बजे आप आईटी टीम को फ़ोन कर लीजिए, राजकुमार सर को, ही वुड बी असिस्टिंग यू, ठीक है। फिर इसकी आप रनिंग नोट्स बनाना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है, क्योंकि और भी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वो बीच में बोलते हो कुछ भी तो फिर एक पूरा मोमेंटम टूट जाता है। दैट इज वन प्रॉब्लम दैट आई हैव। तो मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, भूल जाता हूँ क्या बोल रहे हैं। Any student want to ask anything? अरे हाँ ना तो कर दो, अंदर बैठे हो रजाई के, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाथ बाहर निकाल लो। चलो we will be discussing these things one by one. The first is policy of ring fence. It was basically a policy that was followed in the initial phase. For example, followed by a governor general by the name Warren Hastings. दो क्वेश्चन बनते हैं जी। पहला, रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, दूसरा किसने शुरू किया है। द सेम थिंग दैट कैन बी देयर। तो वहां पे द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वाज फॉलोड, अडॉप्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। व्हाई वाज देयर? ब्रिटिशर इनिशियल फेज में अपने आप को बचाने और अपने आप को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे, एंड देयर वर वेरियस पावर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच वर एक्टिंग एज अ थ्रेट टू द ब्रिटिश एम्पायर। कुछ शक्तियां ऐसी थी हिंदुस्तान में जो इंडियंस को, ब्रिटिशर भी अभी नए नए थे हिंदुस्तान में आए हुए थे, तो इनिशियल फेज में प्रॉब्लम वाज थी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करना है बड़ी पावर से। नाउ हु वाज द बिग पावर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? इट वाज फॉर एग्जांपल द मराठास, मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद, और इन्वेजन कुड आल्सो बी मेड बाय द अफगान्स ऑल्सो। जस्ट एक सिंपल तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिशर्स आर प्लेस्ड ओवर हेयर, और अपना एम्पायर उन्होंने यहां तक एक्सपैंड कर लिया है। आपके ऊपर अटैक कौन कर सकता है? आपके ऊपर यहां से मराठे अटैक कर सकते हैं, यहाँ से मैसूर वाले अटैक कर सकते हैं, यहाँ से निज़ाम आपके ऊपर अटैक कर सकता है, यहाँ से आके अफगान से आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। नाउ इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एम्पायर इन द इनिशियल फेज। लेकिन ब्रिटिशर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। द थिंग दैट वाज देयर वाज दैट the Britisher, they understood one thing very clearly, that we are in the initial phase of formation of the empire, and अगर initial phase में है, our army is limited only,
हमारी आर्मी फॉर एग्जांपल लिमिटेड ही है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका उन्होंने अपनाया, दैट वाज अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस का क्या मतलब है? आपका एम्पायर यहां पे प्लेस्ड है, आप इस राज्य को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो जिसका एम्पायर ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि जा तो अटैक आपके ऊपर इधर से होने के चांसेस है, जा अटैक आपके ऊपर इधर से होने के चांसेस है, तो मेक दिस किंग एज अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। क्यों स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? जस्ट फॉर द रीजन दैट अगर वो डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक करेंगे, दीज पीपल दे रीच ओवर हेयर और ही रीचेज ओवर देयर, तो वहां पे आपको संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, इफ वी आर मेकिंग फॉर एग्जांपल दीज पीपल एज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे क्या हो जाता था, अगर इन्होंने अटैक कर दिया और फॉर एग्जांपल दीज पीपल दे अटैक्ड, यू विल बी गेटिंग 5 to 10 to 15 days टू प्रिपेयर योरसेल्फ आल्सो फॉर द बैटल। आपको तैयार होने का टाइम मिल गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। बेसिकली मतलब क्या हुआ, द बेसिक एजेंडा, द बेसिक आइडिया वाज इन द कंटेक्स्ट दैट हाउ द बफर जोन कुड बी क्रिएटेड। बफर जोन मतलब क्यों जरूरत है? सो दैट यू कुड बी इन अ पोजीशन टू गेट सर्टेन टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसे एग्जाम आता है, बोलते हो अरे सर अगर 2 दिन और मिल जाते तो मजा आ जाता, तो वही है ये 2 दिन आपको अपनी और तैयारी करने का टाइम मिल सका है, आप अपने संभाल सकते हो। बेसिकली द डिफेंस ऑफ द नेबर्स, इसका डिफेंस इज दैट इज बेसिकली बीइंग स्ट्रेंथेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लिए? द मेजर आइडिया, द बेसिक ऑब्जेक्टिव, द बेसिक एजेंडा वाज बेसिकली टू प्रोटेक्ट आवर ओन एम्पायर। तो यहां पे क्या करना था? देयरफॉर व्हाट दे डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे स्ट्रेंथन दिस रीजन। व्हाट इज दिस रीजन? दिस इज अवध, और दिस रीजन इज फॉर ऑल्सो नोन एज ओध और अवध बोला जाता है। इट वॉज बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस that the Britishers they wanted to protect their own empire, and they to protect their own empire it was important that this area has to be strengthened. Why? Because the British empire was threatened from the Marathas, from the Mysore, from Nizam of Hyderabad, from Afghanistan, initially Afghans। तो अपने आप को एम्पायर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? ही फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इनिशियली। पहला पॉइंट क्लियर हुआ उसका, पॉलिटिकल कॉज का। ऑनलाइन ऑल्सो सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से समझना। सेकेंड इज सब्सिडी अलायंस। किसने इंप्लीमेंट किया? एनी आइडिया? देखो, सब्सिडी अलायंस एक सिस्टम है। पहले किसने इंप्लीमेंट किया? इट वॉज इंट्रोड्यूस इनिशियली बाय द फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स, and it was perfected by the British governor Wellesley। पहले बात तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें इस तरीके से सही करनी है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्यूप्लेक्स, एंड लेटर ऑन इट वाज परफेक्ट किसने किया था? एंड मेड इट, इंप्लीमेंटेड इट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। किसने किया था? दैट वाज बेसिकली इन द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट दैट इट वाज वेलेस्ली हु इंप्लीमेंटेड दिस कंटेक्स्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Why they were implementing this? It was basically to bring the British, to bring the Indian states, किसके लिए? अब क्या है बताते हैं। Within the ambit of British power, British power, British control, except political power,
अलग अलग स्टेजेस थी इसको इंप्लीमेंट करने की। हमें इसको सब्सिडी अलायंस सिस्टम कि आप सब्सिडी की तरह हमारा काम करोगे। इट वाज द नेक्स्ट स्टेज दैट वाज इंप्लीमेंटेड बेसिकली द कंसिडरेशन ऑफ कि कैसे रिंग फेंस को और बढ़ा चढ़ा के हम किस तरीके से बोला जा सकता है। अब कैसे होगा? कंपनी के दुश्मन वही रहेंगे जो पहले हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद विल बी देयर, मैसूर विल बी देयर, अफगान का डेंजर थोड़ा बहुत वहां पे रहेगा, और फॉर मराठास दे वुड बी देयर। तो डेंजर तो कंपैरेटिवली एम्पायर को वही रहेगा जो पहले चल रहा था। इसको इंप्लीमेंट कैसे किया, इसको समझने की कोशिश करो, इसको अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दिस इज फॉर एग्जांपल द ब्रिटिशर्स दैट आर देयर, दिस इज फॉर एग्जांपल अवध दैट इज देयर। द किंग ऑफ अवध इज कंपैरेटिवली वेरी वीक, बहुत वीक है। देयर आर एवरी चांस कि अवध को इधर से अटैक हो सकता है, अवध को इधर से अटैक हो सकता है, मैसूर से हो सकता है, निजाम से हो सकता है। इट कुड बी अटैक्ड फ्रॉम एनीवेयर। चलो अटैक हो गया एक बार, पहले बार इसको समझने की कोशिश करना। पहले बार अटैक हो गया, कंपनी ने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस भी शुरू कर दिया था। बिकॉज अगर पता था कंपनी को, अगर अवध हट गया, अगर इनमें से कोई भी, इफ एनी पावर आउट ऑफ दिस पावर इज एबल टू विन अवध, देन वी कम अंडर द डायरेक्ट अटैक ऑफ दैट पर्टिकुलर पावर्स। अपने आप को बचा के रखना है। इसलिए अनदर सिस्टम दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय ऑफ पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस सिस्टम दैट वाज देयर। कंपनी ने क्या बोला, भाई तेरे ऊपर अटैक होने वाला है, तो हम अच्छे पड़ोसी बनने के कंटेक्स्ट में we would be lending our troops to you। भाई तेरे ऊपर हो सकता है अटैक, या तेरे ऊपर अटैक हो गया, हम अच्छे पड़ोसी बनने के कंटेक्स्ट में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम तुम्हें हेल्प करें। हेल्प करने के लिए ये ले भाई, मैं तेरे को 5000 सोल्जर देता हूं, 5000 सोल्जर रख ले वहां पे, चलो ठीक है। अब इसको पड़ गई आदत, दूसरी बार फिर अटैक हो गया इसके ऊपर। अब कहता आर्मी भेजो, कहते आर्मी तो हम भेज देंगे। कंपनी बोलती हम कंपनी ट्रूप और भेज देंगे। देवर ऑन देयर फील्ड। पहले बार तो उन्होंने अपने आप भेज दिए, दूसरी बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया, दे सेंट ऑन द रिक्वेस्ट। तो दूसरी बार क्या किया, चलो ठीक है, क्यों? बिकॉज अब इसकी आदत पड़ जाएगी। देयरफॉर द ब्रिटिश रूलर, इंडियन रूलर आस्क्ड फॉर असिस्टेंस। आदत पड़ गई आपको। कंपनी बोलती भाई कोई चक्कर नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। जब कहोगे, कहां कहोगे, हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे। तो इसमें आदत पड़ गई, चलो अपने ऊपर कंपैरेटिवली डिपेंडेंट हो गया। तीसरे बार फिर मांग लिए, कहता फिर आर्मी दे दो, कहता हम नहीं देंगे, मुकर गए। अब इसकी खुद की आर्मी कंपैरेटिवली वाज वेरी वीक, he was not in a position to defend himself from the attack that could be taking place। तो भाई बोलता कि ब्रिटिशर बोलते नहीं, एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे थोड़ा होता है बार बार आप कुछ ना कुछ हमसे मांगते रहते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या बोलते, तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकता है, कहता हाँ जी मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। तो ऐसे करते हम अपने सोल्जर तुम्हारे वहीं भेज देते हैं, और यू पे फॉर दैट पर्टिकुलर आर्मी। तो क्या बोला कंपनी ने, बोला कि कंपनी वी वुड बी सप्लाइंग द सोल्जर्स and you pay for them। हम आपको सोल्जर दे रहे हैं और आप सोल्जर के लिए हमें फॉर एग्जांपल दे देंगे। इंडियन एली को क्या बोलते, आपको इसके लिए भी आर्मी, आपकी आर्मी रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यार तुम्हारी आर्मी वीक है, क्या फायदा, इस आर्मी को भी पैसे देते हो, हमें भी पैसे देते हो, इससे अच्छा कि वी वुड बी सप्लाइंग अवर ओन आर्मी टू यू। आपको अपनी आर्मी की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी तुम्हारी आर्मी निकम्मी है यार, इससे अच्छा हम अपनी आर्मी तुम्हें यहां पे भेज देते हैं, और तुम इस आर्मी के बदले हमें क्या देता है, यू पे फॉर दैट पर्टिकुलर आर्मी। कहता ठीक है। अब राजे के हाथ में वैसे कुछ नहीं था, इसको मजबूरी ये बात कंपैरेटिवली माननी पड़ी, चलो ठीक है। अब द पे, द सैलरी दैट वाज फिक्स्ड, दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी हाई। नॉर्मली अगर अपने सोल्जर को हम सैलरी देंगे, तो फॉर एग्जांपल द सैलरी कुड बी फॉर एग्जांपल ₹10,000, जस्ट एन एग्जांपल। और अगर अंग्रेज वहां पे काम करेगा, या काम करेगा, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 50,000 रुपए। अंग्रेज काम कर रहा है, ठीक है। सेम वाज द केस, द रूलर्स हु वर देयर। अगर ये अपने सोल्जर वहां पे भेज रहे हैं, या ये इंडियन सोल्जरी वहां पे भेज रहे हैं, तो अगर इंडियन सोल्जर को ये ₹50 देते थे, तो राजे से देते थे फॉर एग्जाम्पल ₹150, और 100 रुपए अपनी जेब में डाल देते पर सोल्जर। द मनी that was to be taken, the pay, the salary that was to be taken was fixed at a very high level, which was made sure कि राजा फॉर एग्जाम्पल वहां पे नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम है।
फिर अटैक हो गया। अब जैसे ही बैटल लड़ी तो सोल्जर कंपैरेटिवली वापस, अब चौथे बार फिर अटैक हो गया इसके ऊपर। कहता यार क्या, कहता भाई सोल्जर भेजो। कहता पुराने पैसे दो पहले जो तुमने दिए नहीं है। कहते तुम इतनी ज्यादा सैलरी क्यों मांग रहे हो मेरे से, तो सोल्जर को तो कम सैलरी देते हो तुम, हमसे ज्यादा क्यों दे रहे हो। कहते हमारी मर्जी, हम तुम्हें जितना अग्रीमेंट हुआ है। कहते अब दोबारा फिर अब्दुल वाला के ऊपर अटैक था, ब्रिटिशर को बोलता भाई दोबारा से आर्मी भेजो। ब्रिटिशर बोलते नहीं, पहले वाले पैसे हमें पूरे करो, जब तक पहले वाले पैसे नहीं दोगे हम और सोल्जर नहीं देते। अब इसकी मजबूरी हो चुकी थी। अब वो ब्रिटिशर बोलते लेट अस कम टू अ कंक्लूजन, तुम अपनी टेरिटरी को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, जो तुम्हें प्रॉब्लम, और तुम भी इस बात को मानते हो। कहता हाँ जी मैं नहीं कर सकता। कहता हम ऐसे करते हैं, वी वुड बी सेंडिंग अवर सोल्जर परमानेंटली ओवर हियर, हम वापस ही नहीं लेके जाएंगे, हम सोल्जर ही आपको दे देते हैं। कहता ये भी ठीक है, वैसे भी सोल्जर जब अटैक करता ब्रिटिशर से लेने, मेरी अपनी आर्मी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वीक हो चुकी है। तो ब्रिटिशर ने क्या बोला, वी वुड बी सेंडिंग अवर सोल्जर्स टू योर। कहता पैसे कितने दोगे। कहता पैसे पहले वाले भी पैसे दे दो। कहता पहले वाले मेरे पास पैसे नहीं है जी, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव। तो ब्रिटिशर वाले क्या बोलते, फॉर एग्जांपल दीज आर द ब्रिटिशर दैट आर देयर। कहते यार तेरे पास पैसे तो नहीं है, निकम्मा है तू। तो ऐसे करते हैं, ये मेरी टेरिटरी है, ये फॉर एग्जांपल तेरी टेरिटरी है, अवध की टेरिटरी है, मैं अपने सोल्जर यहाँ पे परमानेंट रख देता हूं, तो इतनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा मेरे को दे दे। द टेरिटरी वाज टेकन। और यहां से क्या हुआ, द रेवेन्यू विच विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन विच विल बी गोइंग फॉर द सैलरी ऑफ द सोल्जर्स हु आर पोस्टेड ओवर हियर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ सब्सिडी अलायंस सिस्टम दैट वाज देयर। पहले बार क्या हुआ, अपने आप ही सोल्जर भेज दिए। दूसरे बार में क्या हुआ, राजे ने मांगे तो भेज दिए, चलो आदत डाल। तीसरे बार क्या हुआ, यार अपनी आर्मी छोड़ो यार, हम ही अपनी आर्मी तुम्हारी जब जरूरत पड़ेगी भेज देंगे, बट यू हैव टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर आर्मी, एंड द पे वाज कंपैरेटिवली केप्ट एट अ वेरी हाई लेवल, बट द किंग ऑफ अवध वाज नॉट इन अ पोजीशन टू पे। अब नेक्स्ट टाइम जब आर्मी मांगी तो राजे ये बोलते नहीं हमारा पुराना पैसा दो। कहते पुराना पैसा दे देंगे तो हमारे को आर्मी तो दो, कहते पैसा तो दे नहीं पाओगे, इतनी टेरिटरी ही हमें दे दो। देयरफॉर द किंग इन द एंड lost his own territory. This is what is called a subsidy alliance system that was there at this particular point of time, that was implemented initially 1765 में शुरू हो गया था implement करना। It was implemented in the context of Awadh at that particular point of time, और बाद में धीरे धीरे दूसरी states के लिए भी for example same system implement होता गया। 1798 हैदराबाद, 1799 मैसूर के लिए हुआ, 1799 तंजौर के लिए भी हुआ, इंप्लीमेंट किया। 1801 में अवध के लिए फिर और दोबारा से इंप्लीमेंट किया गया। देन इसके बाद मराठास के लिए 1802 पेशवा के लिए, और 1803-4 सिंधिया और गायकवाड़ के लिए इंप्लीमेंट किया गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट स्टेट्स दे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस क्या होता है। When this policy of subsidiary alliance was basically being signed by the Indian king, जब कोई भी हिंदुस्तानी राजा इस पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस को साइन करेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दैट वर देयर। तो ये आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम में इंप्लीमेंट करी गई थी या नहीं करी गई थी। फॉर एग्जांपल दे वुड बी सरेंडरिंग द एक्सटर्नल रिलेशन। कि आप अपना एक्सटर्नल रिलेशन को सरेंडर कर दोगे, यू विल नॉट बी कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशंस फॉर एग्जांपल विदाउट अवर परमिशन। तुम इंडियन स्टेट्स हो, सिर्फ हमारे साथ ही फॉरेन अफेयर्स में डील कर सकते हो, किसी फ्रेंच के साथ, पोर्चुगीज के साथ, डच के साथ, किसी के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वाज पुट फॉरवर्ड। देयर आर वेरियस स्टेट्स व्हिच आर बिग स्टेट्स, there are certain states which are small states जो which were brought under the British control at that point of time. The big states को वहां पे क्या बोला गया, big state को क्या बोला गया, you will be maintaining army of the Britishers in their own territory।
क्योंकि आपके पास बड़ी है टेरिटरी इन देयर ओन टेरिटरी। और इनको क्या बोला, यू वुड बी गिविंग द मनी टू अस, कि जब आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको सोल्जर दे देंगे, इसके लिए आप हमें पे करोगे। आपकी आर्मी फॉर एग्जांपल, इसको देखो क्या मतलब हुआ इसका, ब्रिटिशर की आर्मी है फॉर एग्जांपल 1 लाख, इनको अपनी आर्मी की जरूरत है। इस राजा को क्या बोलते हैं बड़ी स्टेट के, भाई 10,000 सोल्जर हम तेरे लिए अलग से रखे हुए हैं, और 10,000 सोल्जर ये लो तू अपने एरिया में रख। और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, भाई 10,000 हम एडिशनल और है हमारे पास, इसको तुम्हारी तो स्टेट छोटी है लेकिन जरूरत तो कभी पड़ सकते हैं, तो हम 10,000 सोल्जर अपने पास ही रखते हैं। यू पे फॉर द 10,000 सोल्जर, और जब जरूरत होगी हमसे बुला मंगवा लेना। बड़ी स्टेट्स को क्या बोला कि वी वुड बी कीपिंग द सोल्जर्स इन योर टेरिटरी, और छोटी स्टेट को क्या बोला, हम अपने पास ही रिजर्व रखते हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसको फॉर एग्जांपल हम तुम्हें भेज देंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड क्या बोला, देयर वुड बी अ ब्रिटिश रेजिडेंट, देयर विल बी अ ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब कहता है कि ब्रिटिश का ऑफिसर इस इंडियन स्टेट की, बड़ी या छोटी जो भी स्टेट है, इस इंडियन स्टेट की कोर्ट में रहेगा, ताकि देखेगा कि वहां पे क्या चल रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है कैरी हो रही, ठीक है। नॉट ऑन दिस, नॉट टू द इंडियंस, इंडियन किंग्स, नॉट टू एम्प्लॉय यूरोपियंस, किसी भी और यूरोपियन पावर को या उनके सोल्जर या कमांडर को आप वहां पे एम्प्लॉय नहीं करोगे। कंपनी ने भी अपने आप वहां पे कमिटमेंट करी। व्हाट वाज द कमिटमेंट दैट वाज मेड बाय कंपनी, कंपनी ने कमिटमेंट करी कि डिस्पाइट द फैक्ट हमारा रेजिडेंट यहां पे है, हमारा एक ऑफिसर आपकी कोर्ट में पोस्टेड है, बट ही विल नॉट बी इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल मैटर्स, नॉट बी इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल मैटर्स, कि हम वहां पे सिर्फ देख रहे हैं, आपके फायदे के लिए ही है, लेकिन हम आपके इंटरनल मैटर में कोई नहीं करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल के कंटेक्स्ट में आप कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं करोगे व्हिच वुड बी अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पे फॉर एग्जांपल वो भी वहां देखा गया। थर्ड थिंग, नॉट दिस, नॉट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल मैटर्स, ठीक है। दूसरा, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू प्रोटेक्ट, कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक होता है, आपको बचाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट। So this is what is called as the doctrine of subsidiary alliance, या policy of subsidiary alliance that was followed by the Britisher against the Indian state. Is it clear to everyone online also? तो थर्ड, पहला हमने किया पॉलिसी, नहीं ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर चालू थे, आई वुड से कि दे वर कंपैरेटिवली द नो द आर्ट ऑफ रूलिंग, उनको रूल करना आता था। हम दूसरों को चालू क्यों मानते, हम खुद को बेवकूफ क्यों नहीं मानते, ठीक है ना, खुद बोलो कि हम बेवकूफ थे, बिकॉज ऑफ इट दे वर एबल टू, वो तो बाहर से चल के कुछ गिने हुए लोग हमें बेवकूफ बना के चले गए, तो हम बेवकूफ थे ना, वो क्यों चालू थे, वो तो राजनीति करते थे, दे वर कंपैरेटिवली राइट। फर्स्ट पॉइंट, आप अपने फॉरेन रिलेशन को सरेंडर कर दोगे, एक्सटर्नल अफेयर्स को सरेंडर कर दोगे, आप जिसके साथ भी एग्रीमेंट करना है हमारे साथ ही करोगे, हमें छोड़ के किसी और के साथ नहीं करोगे। शिवम, इज इट फाइन नाउ? चलो आगे मूव करते हैं। द थर्ड, पॉलिटिकल कॉज में ही थर्ड पॉइंट है, is doctrine of lapse. Now what was this doctrine that was basically followed at this particular point of time? There were certain kings that were there, और कुछ राजाओं के अपने आगे बच्चे नहीं होते थे, लड़का नहीं पैदा होता था घर पे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, फॉर एग्जांपल ये ब्रिटिशर ने क्या बोला, लैप्स मतलब नहीं होना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लड़का नहीं है वहां पे तो आपका एम्पायर हमारे में मर्ज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडियन किंग ए, और ये ब्रिटिशर का बड़ा सा रूल है, ब्रिटिशर है,
अगर इसका कोई बेटा नहीं हुआ और ही डाइड विदाउट हैविंग अ लीगल हेयर, तो ये एम्पायर आज के बाद ब्रिटिशर का हो जाएगा। पॉलिसी और फॉर द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग अ सन अ लीगल हेयर, ऐसा नहीं कि पहले से था और ब्रिटिशर ने ये पॉलिसी कुछ नई इन्वेंशन कर दी थी हिंदुस्तान में। दिस वाज इवन देयर फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ, फॉर एग्जांपल अकबर के टाइम पे था, जहांगीर के टाइम पे था, शाहजहां के टाइम पे था, औरंगजेब के टाइम पे था, बट दे वर कंपैरेटिवली वेरी लिबरल रूलर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या कहते थे, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, गोद ले लो यार, गोद ले लो, जिसको गद्दी पे बिठाना बिठा लो। देयरफॉर अगर बच्चा नहीं होने की प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, किसी को भी हो सकता है ये, तो इन्होंने क्या बोला, यू कैन अडॉप्ट अ सन, अपनी फैमिली में से किसी को भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जिसको अडॉप्ट करना है कर लो, बस हमारी सोवरेनिटी के अंडर वो रहे, जिसको गद्दी पे बिठाना बिठा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दे वर कंपैरेटिवली वेरी लिबरल एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग अ लीगल हेयर वाज नॉट न्यू टू द इंडियन कंटेक्स्ट और द वर्ल्ड कंटेक्स्ट। इन्होंने क्या बोला, इफ यू डू नॉट हैव, ब्रिटिशर ने बोला कि आपको कोई बेटा नहीं है तो आपको फॉर एग्जांपल पूरे का पूरा साम्राज्य आपको हमारे में मिलाना पड़ेगा। इसमें भी उन्होंने कैटेगरी रखी। व्हाट वाज द कैटेगरी दैट इज देयर, दोज स्टेट्स which are outside the British control, जो स्टेट्स अभी ब्रिटिश कंट्रोल के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में तो है लेकिन कंट्रोल में वहां पे है, तो वहां पे इन्होंने क्या बोला, वी विल बी फॉलोइंग नो इंटरफेरेंस, आपकी मर्जी है जी, जिसको गद्दी पे बिठाना बिठा लो, तो वहां पे वो करो। सेकेंडली, दोज स्टेट्स which were indirectly अंडर ब्रिटिश रूल, थोड़ा बहुत ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट में थे लेकिन असिस्टेंस ले रहे थे, तो इनको क्या बोला, भैया परमिशन ले लो, लड़का नहीं है परमिशन ले लो, परमिशन लेने के बाद हम अलाउ कर देंगे आपको, जिसको बिठाना बिठा लिया, लेकिन एक बार बता के बिठा किसको बिठाना है। दिस वाज द थर्ड थिंग। थर्ड कैटेगरी ऑफ दी स्टेट्स वाज दो स्टेट्स which were completely protected by the Britishers. इन्होंने क्या एक रूल बना लिया, you will not be allowed to make an adopted son sit on the throne. तो यहां पे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में, लेप्स शब्द का मतलब है ना होना, तो देयरफॉर द पहली स्टेट्स वो है जो थोड़ा आउटसाइड कंट्रोल थी, इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत था, इनको कोई इंटरफेयर नहीं है, आपको जिसको गद्दी के ऊपर बिठाना बिठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, दोज स्टेट्स व्हिच वर इनडायरेक्टली अंडर द ब्रिटिशर, तो इनको क्या बोला, आप परमिशन लेने के बाद भाई बिठा लो, कोई चक्कर नहीं है। थर्ड स्टेट्स में क्या बोला, which were completely under the as a protected by Britisher, you will not be allowed to make an adopted son sitting on the throne at that particular point of time, वहां पे आपको कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। Under the third category, very states like सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, एक्सेट्रा, दे केम अंडर द ब्रिटिश रूल वन आफ्टर द अदर, वहां पे आते रहे। क्यों? बिकॉज इट वाज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दीज किंग्स दे डिड नॉट हैव एनी लीगल हेयर, जिसके चलते हुए ही इनको फॉर एग्जांपल अपने शासन डाले गए। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? ऑनलाइन ऑल्सो? थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट दैट इज देयर इज, इन्होंने क्या बोला, वी हैव अ राइट टू कॉन्क्वेस्ट, तो जिसको इन्होंने जैसे जीतने की कोशिश करी, नदर पॉलिसी के जो इसमें भी नहीं आ रहा है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी नहीं आ रहा है, जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस में भी नहीं आ रहा, या किसी भी तरीके से, तो वहां पे क्या बोला गया, वी हैव अ राइट टू कॉन्कर यू, वी हैव अ राइट टू कॉन्क्वेस्ट, पॉलिसी ऑफ
कॉन्क्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट ने क्या बोला कि यार every state is at a war with other states. It is therefore important that we have a right to conquer, we have right to fight against other areas also. Therefore various states like Pegu, Sikkim, पंजाब, these were annexed on the context of right to be conquest, की अधिकार है हमारा। अगर आप लड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो और लड़ने के बाद जीत हार हो रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी लड़ रहे हैं यहाँ पे। Therefore, जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि सब्सिडी अलायंस से उस स्टेट को कब्जा करना है, या फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फ्लैप से दे डॉक्टर नदर, और यहाँ पे खास करके पंजाब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा भी बाद में बना था, वहां पे दैट ब्रिटिशर डू नॉट हैव अ राइट टू कॉन्क्वेस्ट, वहां पे प्रोटेक्टरेट बनाया हुआ था और वहां पे कॉन्क्वेस्ट किया फॉर वेरियस रीजन, करना पड़ा, मजबूरी थी, तो इन्होंने इस स्टेट्स को भी वहां पे साथ में मिलाया गया पॉलिसी ऑफ राइट टू कॉन्क्वेस्ट। तो एक और तरीका था फॉर एग्जांपल इनको कब्जा करने का। एक और है, हमें लगता है फॉर एग्जांपल में पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस है, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल रहा है, हमें लगता है, लगना किसी को कुछ भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सही हैं, लेकिन वो नहीं होता एक्जेक्टली, या बहुत को लगता है कि हम गलत है, वो गलत नहीं होते, दैट कैन बी therefore policy of misgovernance that has been followed at that point of time। हमें लगता है कि अवध में गवर्नेंस सही नहीं चल रहा यार, इसलिए हमें लगता है कि लोग सोच रहे हैं कि अगर ब्रिटिशर यहां पे आ जाएंगे तो अवध की गवर्नेंस कंपैरेटिवली अच्छी हो जाएगी। हमें लगता है कि यहाँ की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, चलो पाकिस्तान की गवर्नेंस अच्छी नहीं, चलो पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक कर लें या पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा पर अपनाई कर रहे हैं। हमें लगता है, ये टीवी चैनल देखेंगे तो यही लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल बिक गया है, सब कुछ डूब चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लगता है फॉर एग्जाम्पल इट इज अवध दैट इज पर्टिकुलरली देयर, और अवध में कंपेरेटिवली लगता है कि प्रॉब्लम है मिस गवर्नेंस है, द किंग ऑफ अवध इज नॉट एफिशिएंट। तो हमें लोग चाह रहे हैं, लोगों के मन की बात है, जैसे मन की बात सिर्फ मोदी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, लेकिन अवध है वहां पे लोगों की मन की बात है, यहाँ पे ब्रिटिशर आके रूल करे, तो हमें लोगों की मन की बात समझते हैं और हम अवध के ऊपर भी फॉर एग्जाम्पल कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी नहीं चला, यही चलो कर दिया। कुछ और थे यहाँ पे, इनमें से कोई भी ड्रामा नहीं चल रहा था, ना मिस गवर्नेंस का था, ना डॉक्टर ऑफ लैप्स का, ना सब्सिडी लाइंस, ना कुछ और। तो वहां पे क्या बोला, कुछ एरियाज को बोला, फॉर एग्जांपल जैसे कार्नेटिक हो गया, उड़ीसा और नीचे रीजन, और तंजौर वाला रीजन, नवाब ऑफ कार्नेटिक और नवाब ऑफ तंजौर, they were there at that particular point of time। यार इनको लगा कि नहीं यार, हमें लगता है कि बहुत रूल कर लिया तुमने, चलो अब छोड़ दो। The regal titles that you people have taken, अब आज के बाद तुमसे रीगल टाइटल्स, बड़े बड़े जो टाइटल लेते हो वापस ले लिए जाएंगे, हम तुम्हें टाइटल लेने नहीं देंगे। तो इनकी बेइज्जती करने की कोशिश करी कि फॉर एग्जांपल आपके रॉयल टाइटल कंपैरेटिवली आपसे लिए नहीं जाएंगे। नॉट टू दिस, एक मुस्लिम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा जब गवर्नर जनरल ने अनाउंस क्या कर दिया कि फॉर एग्जांपल बहादुर शाह के बाद इसके सक्सेसर जो भी होंगे उसको मुगल पैलेसेस और रॉयल टाइटल्स पूरे के पूरे छोड़ने पड़ेंगे। आज के बाद फॉर एग्जांपल जैसे आज तो रह रहा है लाल किले में, इसके फादर की डेथ होगी, चलो बच्चों को बोले चलो तुम बाहर जाके कहीं पे भी रहो जा। तो मुस्लिम पॉपुलेशन को लगा यार ये क्या बात हुई, हमारा राजा है, एफिशिएंट नॉन एफिशिएंट होना एक अलग बात है, लेकिन हु आर यू टू टेल कि आज के बाद ये इस महल में नहीं रहेंगे। इन्होंने क्या बोला, रॉयल टाइटल्स एंड रीगल टाइटल्स एंड रॉयल पैलेसेस एंड पैलेसेस हैज टू बी वैकेटेड। तो देयरफॉर व्हाट आई एम सेइंग इज, कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में गुस्सा था बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, कहीं पे मन में गुस्सा था बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस सिस्टम, कहीं पे गुस्सा था बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कहीं पे गुस्सा था पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में,
कहीं पे गुस्सा था, फॉर एग्जांपल हमारे नवाब के टाइटल ले रहे हो और हमारे राजा को क्या बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप पैलेसेस छोड़ के चले जाओ. Therefore, it was the political cause that were there that played a very important role in bringing the days of the revolution or revolt nearer. And revolt में एक बहुत ही बड़ा important cause play किया था. When these people, the local people, उन्होंने क्या बोला, अपने राजा को बोला आप आगे लगो हम तुम्हारे साथ हैं. This was a normal slogan, the idea that was given at that particular point of time. तो वहाँ पे these are the political causes which led to the starting of the revolt of Inquisition. इतना clear हुआ? Online also. रिवाइज करो जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें से. विकी अपलोड है ना मॉडर्न हिस्ट्री? इट इज अपलोडेड, यस. नहीं यार, आई डू नॉट बिलीव कि कुछ ट्रेचरी होती है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट द किंग. जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, द सप्तांग थ्योरी ऑफ चाणक्य दैट वाज गिवन, दैट द फर्स्ट थिंग इज हैज टू बी दैट द किंग हैज टू बी प्रोटेक्टेड. अगर राजा ही नहीं है तो सब कुछ खत्म है. अगर आप अपने राज्य को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या? इट इज़ नॉट ट्रेचरी. ट्रेचरी कहीं ना कहीं पे काम देती है, बट आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल, शायद आपने सुना भी हो. जब शिवाजी महाराज की मीटिंग थी विद अफजल खान, तो वहाँ पे एक मीटिंग में डिसीजन क्या लिया गया था कि कोई भी आपस में हथियार नहीं लेकर आएगा. दिस वाज बेसिकली द डिसीजन दैट वाज टेकन. लेकिन उस दौर का, उस समय का, उस राजनीतिक समझ का शिवाजी को बहुत अच्छे तरीके से पता था. ये कहता कि चलो मुंह से तो बोल दिया, लेकिन अगर वो हथियार ले आया तो शिवाजी डिड नॉट ट्रस्ट अफजल. और वो बिल्कुल सही भी है. राजनीतिक द्वारा एक बार बंदा मर गया, उसके बाद वापस दौड़ना आएगा. तो इन्होंने क्या बोला कि मैं साथ में छुपा के हथियार लेके जाऊंगा, लेकिन निकालूंगा नहीं टिल द टाइम अगर अफजल ने नहीं निकाला तो वहां पे क्या हुआ, अफजल ने अपना हथियार निकाला और धोखे से शिवाजी को मारने की कोशिश करी. शिवाजी ओवर पावर्ड है और अफजल को मार दिया. नाउ देयर आर वेरियस पीपल हु क्रिटिसाइज शिवाजी कि वो हथियार लेके गए थे. अरे अफजल खान कौन सा नहीं लेकर आया था? एक सिंपल सी बात है ना. अगर वो लेके गए था टोटली एग्री, तो ये भी तो लेकर आया था. इन्होंने धोखा, कौन सा धोखा? अगर ये मार देता तो तुम्हारा तो एक लीडर मर जाता. तो वो तो धोखाधड़ी है ही है ना. लेकिन आपको भी रेडी होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग. आपको भी रेडी होना चाहिए कि नहीं यार ये मेरे साथ कर सकता है, मैंने अपने आप को रेडी रखना है. देयरफॉर इट वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. और उस समय, उस दौर में ट्रेचरी, धोखाधड़ी, ये सब कुछ बड़ी नॉर्मल सी बात थी यार. ऐसा नहीं कि कुछ इट वाज अ वेरी बिग थिंग. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी
जब उनको किले को गिरा डाल लिया था, तो वहां पे बोला कि औरंगजेब ने कुछ पंडित्स को भेजा वहां पे। सर ये बहादुर शाह उनको बोला था, नहीं अभी जो 1856 वाला है। तो यहां पे इन्होंने इनको घेरा डाल लिया, तो औरंगजेब ने कुछ ब्राह्मण्स को भेजा कि आप गुरु गोविंद सिंह जी को बोलो कि आप किला खाली कर दो, और किला खाली करके चले जाओ, और हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। द डिसीजन वॉज टू बी टेकन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी के मदर भी थे, बाकी और भी इंटेलेक्चुअल्स थे वहाँ पे जो बैठे होंगे, एंड गुरु साहब वॉज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ब्राह्मण्स जो वहाँ पे आए वो कहते हम गाय की कसम खाती हैं कि आपको औरंगजेब अटैक नहीं करेगा, हमें उसने भरोसा दिया है। कहते अब गुरु साहब जी के माता बोलते यार इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं बात, दे विल नॉट बी अटैकिंग। तो गुरु गोविंद सिंह जी सेड कि नहीं, गाय तो एक जानवर है, इसका क्या भरोसा। दिस वॉज अ वर्ड दैट वॉज यूज्ड एट दैट पर्टिकुलर, ये तो जानवर है, गाय के बाद उसे तो, लेकिन खुद की जान तो चली जाएगी, उसका क्या भरोसा। चलो ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे ये हुआ। फिर भी चलो बोला गया कि चलो हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो इसका कहते नहीं, आप बात मान लो, ये नहीं अटैक करेंगे। अपनी मदर को बोला, दूसरों को भी बोला, आई विल गिव यू अ डेमो। कहते डेमो देते हैं, नहीं चलो डेमो कैसे होगा। कहता आज रात को हम कुछ डोंकीज के ऊपर कैसे ना कैसे करके सामान रख के बेच देंगे, और उनको लगेगा कि ये खुद वो छोड़ के जा रहे हैं। जब वो खाली घोड़े या डोंकीज वहां पे बेच रहे थे, तो उसके ऊपर मुगल आर्मी ने अटैक कर दिया। कहते अब क्या गया तुम्हारे, अब तो कसम खा के गए थे, एंड अब क्या हुआ, चलो फाइन। कहते चलो ठीक है, यू वर करेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात, फिर औरंगजेब ने कुरान भेजी, और कुरान के ऊपर लिख के कसम खा के अपने सिग्नेचर करके भेजे कि मैं कुरान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा, यहां से निकल सकते हो, सेफली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने चलो ठीक है, अब ठीक है, अब अपने धर्म, अब तो बंदा राजे ने, ये तो रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे ना, ये तो राजे खुद आ गया। तो जब वहां से निकले, अगेन द अटैक वॉज बेसिकली बीइंग डन, फिर से अटैक किया गया, पीछे से अटैक किया गया, एंड देन गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकले, बता के निकले कि मैं जा रहा हूं। थर्ड थिंग दैट जो जिसको करना, हिंद का पीर जा रहा है, ताड़ी मार के बोला कि हिंद का पीर जा रहा है, जिसमें हिम्मत है मेरे को रोक के दिखा लो। दिस कुरान वाज देयर। ये एविडेंस कैसे पता लगता है, दिस इज जस्ट अ वेरी बिग एविडेंस इन हिस्ट्री। अगर, और गुरु गोविंद सिंह जी ने, एवरीथिंग वाज लॉस्ट, बहुत कुछ जो सरसा थी उस नदी में बहुत कुछ बह गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी इस कुरान को बहुत संभाल के रखा हुआ था। क्यों, इतिहास का बहुत बड़ा गवाह है। अगर ये कुरान वहां पे गुम हो जाती, तो लोगों ने क्या बोलना था, गुरु गोविंद सिंह जी यहां से दो छोड़ के भाग गए थे। अब रियलिटी क्या है, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये होगा, और राजे का वहां पे लिखा हुआ सब कुछ है, और फिर ये इन्होंने धोखा दिया है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों है। तो यहाँ पे ट्रेचरी वॉज वेरी मच कॉमन। ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल दिया, हिंदुज्म का भी दिया और इस्लाम का भी दिया। क्यों, और औरंगजेब ने दोनों के दोनों ही अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन इट वॉज वेरी मच क्लियर दैट कि नहीं, वो ट्रेचरी कॉमन है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को इसने कर दिया, इसने ये कर दिया, ये राजनीति है, राजनीति समझना सबके बस की बात नहीं हो पाती। चलो, नहीं वो तो महाराजा रंजीत, नहीं वो अरे बाद में बताएंगे, कहीं और चले जाएंगे यार। चलो इसमें जल्द वापस आते हैं, ये पॉलिटिकल कॉज पढ़ो जल्दी से। हाँ बिल्कुल।
चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज। एक जस्ट अ स्मॉल थिंग टू शेयर, एक मेरा दोस्त था वो वहाँ पे फन एकेडमी में पढ़ाता है, जो फन के लिए एकेडमी खुली हुई है, ठीक है, उस पर पढ़ाता है। तो कल ही मैंने अपना स्टेटस डाला था कि आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द क्लास, तो उसका आया कॉल आई, कहता, मैंने बोला हाँ बता कैसा है, कहता बढ़िया, नॉर्मली बातें कर रहे थे, कहता यार अपनी मैंने दिया नहीं उसको, कहता अपनी क्लास का एक्सेस दे दे, कहता क्यों, कहता एंशियंट हिस्ट्री में मैं पढ़ा रहा था, पहले मैं तुमसे क्लास देखता, उसके बाद अपने नोट्स बनाता हूँ, फिर आगे जाके टीच करता हूँ। मैंने बोला इससे अच्छा खुद पढ़ लो। कहता किताबों में तो बहुत चीज़ दी होती है लेकिन इंटरलिंकेजेस डेवलप नहीं हो पाते। मैंने बोला यही तो फिर काम होता है। तो मैंने बोला, कहता वहाँ पे तो कुछ नहीं करना होता भाई, हमें स्लाइड दी होती है, नोट्स बने होते हैं, वही पढ़ना होता है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू रीड ऑन अ प्लेन, टू टीच ऑन अ प्लेन बोर्ड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब पढ़ पढ़ के तो मैं भी बता सकता हूँ, तो बताने में कुछ नहीं है, आप खुद ही फॉर एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन कुछ लोगों को स्लाइड रीडर्स ही अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि ये क्या बात है, मस्त बंदा है, अरे वो बेवकूफ़ बना रहे हैं तुम्हें, भाई समझ लो। नहीं नहीं, मैं हम देते नहीं, ऐसे नहीं देते। हमने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आप अपना वहाँ पे फन एकेडमी में पढ़ाओ, तो हम ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है। इकोनॉमिक कॉजेज दैट आर देयर, नाउ इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों को वही लगता है कि ब्रह्मास्त्र वही है जी, सिर्फ वही, यानी अलग कौन से ब्रह्मास्त्र, ऐसे 50 घूम रहे हैं राजेंद्र नगर की गलियों में। चलो, economic causes that has been there at this point of time. We said that the nature of the Britisher were basically colonial. It was basically colonial nature at this particular point of colonial nature है वहाँ पे। colonial nature का मतलब क्या होता है? They are basically exploitative. colonial nature क्या हुआ? It is essentially exploitative. So therefore हमने क्या बोला? They were formulating their policies. कौन सी policies? For example, political policies हमने कर लिया. Policies were basically they were adopting all moral or immoral or fair or unfair means to protect and promote their political interest, and similar would also be in the context of economy also. They would be trying to protect and promote their own interest also at that point of time. तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी वैसे ही बनाने की कोशिश करेगी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक कॉजेज दैट हैज बीन देयर इन ब्रिटेन? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया was a very important country for them, and what we used to supply was basically supply the finished goods. जस्ट एन एग्जाम्पल, हमारा सिल्क इतना जबरदस्त था कि मल्टीपल, ये हमारी रिंग है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन रिंग है रिंग, इसमें से मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिल्क कुड बी देयर क्रॉस्ड। इतना जबरदस्त हमारा फाइन सिल्क होता था कि ब्रिटिशर में अपने कपड़े अपने छोड़ के हमारा सिल्क, ब्रिटिशर की लड़कियां हमारा वो डालने लगी थी, फीमेल दे यूज्ड टू वेयर द अवर सिल्क। तो लोगों को लगा यार ये प्रॉब्लम है, अगर यहाँ का बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, there was a good amount of money that was coming into India at this point of time. हमारा तो सिल्क तो हर घर में बन रहा है, कॉटन हर घर में बन रहा है, that was there, and this was a finished goods. Or for example, we were supplying, for example, something like pepper. Another thing that has been there, ताकि फॉर एग्जाम्पल काली मिर्च हो गया या कुछ भी और चीज़, ये सब कुछ फॉर एग्जाम्पल हम सप्लाई कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज एसेंशियल, दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इनके मीट को बचाने के लिए वो पेपर इज अ थिंग, एंड खास करके इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वर देयर। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में, तो वहां पे एक और चीज होगी। नाउ ब्रिटिशर नीडेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो मैंने क्या, उन्होंने क्या था, इट इज द रॉ मटेरियल दैट हैज बीन देयर। क्यों? अब हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स तो हम खुद ही बना सकते हैं, एंड हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है। अब रॉ मटेरियल इज वन थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड इन ब्रिटेन ऑल्सो, एंड रॉ मटेरियल इज वन थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड बाय स्मॉल इंडियन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, इनको भी तो जरूरत पड़नी थी। तो वहां पे रॉ मटेरियल का था। अब दो तीन चीज आपकी कंपेरेटिवली साथ में चलेंगी।
रॉ मटेरियल, ट्रेडिशनल गुड्स। नॉर्मली आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो ट्रेडिशनल गुड्स कौन लेता है, गरीब लोग के अमीर लोग? ट्रेडिशनल गुड्स फॉर एग्जांपल कौन लेता है, गरीब या अमीर? बताओ जी ऑनलाइन वालों। अरे गरीब ने क्या करना है? ट्रेडिशनल गुड्स का मतलब होता है कि पुरानी रीति रिवाजों वाले चीज होनी चाहिए। आपके पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे तो आप, यार हमारे पास ऐसा होना चाहिए, एक पुराना स्कूटर भी लेकर आते हैं शौक के लिए, घर पे खड़ा करना है, एक पुरानी पेंटिंग लेके आते हैं, एक बढ़िया सी पुरानी स्टाइल की चेयर बनवाते हैं, एक बढ़िया सी ट्रेडिशनल चीज यहाँ पे रखाते हैं। तो वहाँ पे जिसको शौक होगा कंपेरेटिवली वही। अब अमीर को तो रोटी का बेचारे प्रॉब्लम आ रही है, वो ट्रेडिशनल चीजों से क्या लेना है? इट वुड बी द रिच पीपल हु वुड बी देयर, एंड हु वर the rich people at that point of time? It were the kings that were there at that point of time, or their ministers that were there at that point of time. लेकिन political context के चलते हुए ही ये king तो comparatively खत्म हो गए थे, इनके पास खुद पैसा नहीं है, तो now that the demand for the traditional goods were reduced to a great extent. अब इनकी comparatively demand काफी कम हो चुकी थी। That was one major problem that was there, because of which our handicraft industry was declining. Our craftsmen, their position was comparatively getting deteriorated. उनकी position comparatively काफी affect हो रही थी। It was the loss of patronage that was there. Not only that, the loss of patronage that was there, one important problem was the possession of the raw material also. raw material, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, रॉ मटेरियल मीन्स खेतों में जो चीज हो रही है, in the fields, either it can be a food crop that can be there, और क्या हो सकता है? Cash crop can be there. Either you can grow rice, or you can grow wheat, example, or you can grow cotton, etc. Or for example tobacco, etc. etc. that can be grown. तो वहां पे comparatively आप कुछ भी grow कर सकते हो। इसको खा सकते हो, इसको खा सकते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब दो चीज आ गई थी। द ब्रिटिशर, दे हैड फिक्स द लैंड रेवेन्यू। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट अ वेरी हाई लेवल, बहुत ही हाई लेवल पे लैंड रेवेन्यू था। एंड द इंडियंस वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द लैंड रेवेन्यू थ्रू द फूड क्रॉप्स। इन्होंने क्या बोला, आप लैंड रेवेन्यू कैश क्रॉप की तरफ पे कर दो, बिकॉज दैट कंपेरेटिवली हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। ये कहा उन्होंने, कमिट किया। इसकी आगे जाके दोबारा यही पॉइंट पे वापस आऊंगा। तो यहाँ पे इट वाज द कैश क्रॉप दैट वर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब कैश क्रॉप कौन था? या तो ब्रिटिशर ले सकते हैं, या फॉर एग्जांपल इंडियंस ले सकते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज हैड कंपैरेटिवली बीन अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट वाज ब्रिटिशर हु वर बेसिकली परचेजिंग द रॉ मटेरियल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब इंडियन इंडस्ट्री इसलिए भी इफेक्ट हो रही थी बिकॉज द पैट्रोनेज वाज नॉट देयर, द डिमांड हैज रिड्यूस्ड और एंडर टू ग्रेट एक्सटेंट, and secondly it was not in a position to get what is called as a raw material also, जिसकी वजह से ये काफी हद तक फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री कंपैरेटिवली काफी हद तक बंद हो चुकी थी। जब आप इंडस्ट्री बंद हो चुके हो तो कहां क्या करेगा बंदा? द इंडस्ट्री हैज फॉर एग्जांपल बीन, स्मॉल इंडस्ट्री हैज बीन क्लोज्ड, तो क्या करेगा? खेती करेगा। दैट वाज अनदर थिंग दैट कैन बी देयर। तो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, फॉर एग्जांपल 5 ब्रदर्स आर देयर, इनके पास है टोटल 10 एकर्स ऑफ लैंड। तो इन्होंने डिसीजन ले लिया, भाई ऐसे करो, 3 लोग हैं, जब फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, आप यू टेक केयर ऑफ द लैंड। 2 लोग हैं, वी वुड बी गोइंग टू द टाउन एंड वहां पे हम अपनी छोटी सी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल लगा लेंगे। अगर खेती इकट्ठी करते रहेंगे तो प्रोडक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। दैट वाज बेसिकली द सेड। एंड इनका गुजारा बढ़िया चल रहा था, ये इधर से पैसे कमा रहे थे, ये फॉर एग्जांपल अपना इधर से पैसे कर। अब ये चीज फॉर एग्जांपल होगी खत्म, तो ये क्या करेंगे ये दोनों लोग, भाई पुरानी खेती जो जमीन है हमारी बाप दादा छोड़ के गए हुए हैं, अब वो दे दो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपस में फॉर एग्जांपल भाइयों की होगी लड़ाई, तो क्या हुआ कि 10 एकड़ ऑफ लैंड थी वो कंपैरेटिवली कितनी रह गई? 2 एकड़ ऑफ लैंड एक ही भाई के पास। अब इनके फिर आगे 2 बच्चे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो इन आपस में विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी भी लड़ाई होगी, तो कितना रह गया? एक एकड़ ऑफ लैंड। अब प्रोडक्शन बढ़ गई कि प्रोडक्शन कम आ गई?
द प्रोडक्शन इज ऑटोमेटिकली डिक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। और जब प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके लिए फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑन द वन हैंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड कंप्लीटली डिक्लाइंड। ऑन द अदर हैंड थोड़ा बहुत जो चल भी रहा था, व्हेन द रॉ मटेरियल वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, दे टुक द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड नाउ रॉ मटेरियल आपने लिया, इन्होंने इनको कुछ तो पे किया होगा फार्मर्स को, ऑब्वियसली फार्मर्स को पे कर दिया, इनके पास फॉर एग्जांपल 10 रुपए आ गए। अब दे गॉट देयर, ब्रिटिशर गॉट देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो टू इंडिया। तो क्या बोले, इंडियन इंडस्ट्री खत्म है, तो क्या बोले भाई ऐसा करो, हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट भी तो फार्मर को, कपड़े भी तो डालने हैं, हमारी इंडस्ट्री खुद की खत्म हो गई है, ऐसा करो ₹8 या 9 से हमारा सामान खरीद लो। तो जो पैसा यहाँ पे किया था वो पैसा यहाँ पे कंपेरेटिवली आपका वापस आ गया था। वाई when जब इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिटिश इंडस्ट्री, व्हाट वाज द डिफरेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज दैट इट वाज बेसिकली इंडियन इंडस्ट्रीज वर हैंडमेड इंडस्ट्रीज, और दे फॉर एग्जांपल मशीन मेड। तो मशीन मेड में बल्क प्रोडक्शन हो सकती है कि हैंडमेड में? द बल्क प्रोडक्शन कैन बी इन द मशीन ओनली, तो वहां पे 24 घंटे चल रही है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कंपैरेटिवली इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ जी बताओ, प्राइस विल बी लेस, देयरफॉर जब प्रोडक्शन बढ़ गई द प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। तो अब क्या इंडियन इंडस्ट्री इनके साथ कंपटीशन कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। Therefore, on the one hand, because of the decline in the patronage that was given by the native rulers, because of the difficulty that these people had in accessing what is called as a raw material, because the Britishers were reaching every nook and corner of the country for the import of raw material and for export of the products also. And third, the Indian handmade goods industry were not in a position to compete with the British industry, because of which our industry totally declined. और जैसे ही हमारी इंडस्ट्री वहां पे डिक्लाइन होती है तो क्या होगा? These people would be shifting to the rural areas, they will be focusing upon the agriculture production that would be there, लेकिन वहां पे भी fragmentation of the land हो जाएगी, the problem will be there. तो इकोनॉमिक कॉज में पहले इंडस्ट्री का डिक्लाइन समझ में आया, for online also, just the decline of the industries. Everyone? आगे मूव करते हैं। The next is in the context of land revenue. The Britisher acquired raw material. हाँ जी प्रियांशु, yes. अरे ₹1090, that was just an example कि जो पैसा आपको रॉ मटेरियल परचेज करके आपको पैसा दिया वो फिनिश प्रोडक्ट्स का सेल करने से आपसे वापस ले लिया। फॉर एग्जांपल आपने उनको कॉटन बेचा तो आपको 10 रुपए उन्होंने दे दिए, उसके बाद सब कुछ उन्होंने फॉर एग्जांपल कपड़े बना के आपको वापस बेच दिए कपड़े, तो आपने उनको पैसे दे दिए। तो इस तरीके से जो पैसा आपको दिया था वही उन्होंने वापस भी ले लिया। इज इट क्लियर नाउ? चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे द ब्रिटिश नेचर इज स्टिल एक्सप्लॉयटेटिव ओनली एंड क्लोनिंग ओनली, शुरू से एंड तक वही रहेगा। देयरफॉर द मेजर एम ऑफ द ब्रिटिशर वाज बेसिकली कि किस तरीके से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैन बी टेकन फ्रॉम इंडिया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे ले सकते हैं? डिफरेंट टेस्टिंग्स वर बीइंग डन। अब इंडिया में पहले क्या प्रैक्टिस था मुगल्स के टाइम के ऊपर? द लैंड रेवेन्यू कहीं ना कहीं पे फिक्स था, इतना होगा, और कहीं ना कहीं पे ईयरली सिस्टम चल रहा था।
कि ईयरली देखा जाएगा कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसके हिसाब से आपका लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। बीच में इंडिया में एक सिस्टम आया था इजारेदारी सिस्टम। व्हाट इज दिस इजारेदारी सिस्टम? तो यहां पे तो राज्य ने डिसाइड कर दिया कि फिक्स है जी इतना, या डिसाइड कर दिया प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट की, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द प्रोडक्शन दैट वुड बी, उसमें शेयरिंग कितना। इजारेदारी सिस्टम एक नया सिस्टम था जिसने क्या बोला था, फॉर एग्जांपल ऑक्शन विल बी देयर, ऑक्शनिंग विल बी डन। बताओ जी, ये है 100 एकड़ ऑफ लैंड, बताओ जी इसमें से कौन कितना रेंट दे पाएगा, रेवेन्यू दे पाएगा? किसने क्या बोला कि मैं आपको 5000 क्विंटल दूंगा, दूसरा बोलता है मैं 6000 दूंगा, तीसरा बोलता है मैं 7000 दूंगा, चौथा बोलता है मैं 8000 दूंगा। बोली लगने लगी थी अब जमीन की। That is system is known as the farming of the revenue, or what is referred to as the izaredari system that was there. When the Britisher they came to India, उनको ये सिस्टम करना मुश्किल लगा। They started with the yearly system कि हर साल लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाए, but a problem was there. They from yearly system they moved into a 5-year system कि 5 डेकेनल सिस्टम भी बोला जाता है इसको, कि 5 साल के लिए हम लैंड रेवेन्यू फिक्स कर रहे हैं। और कैसे करेंगे भाई? द इजारेदारी सिस्टम, जो बंदा हमें ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे करेगा हम उसको ठेका दे देंगे। आप ऐसा सीख के समझ लो, ऐसे ठेके देने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? द इजारेदारी सिस्टम दैट इज देयर। इनिशियली ब्रिटिशर ने फॉलो किया, बट एज दिस लैंड रेवेन्यू वाज कंपैरेटिवली वेरी हाई, अब पॉसिबल ही नहीं है जहां पे 5000 क्विंटल होना 8000 देना। तो व्हाट वाज देयर वाज दैट वाज लीडिंग टू अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स। नॉर्मली वहां पे 5000 क्विंटल होना है, लेकिन आपने क्या बोल दिया, ठेका ले लिया। तो आप पीजेंट को बोलोगे मैक्सिमम हमें दो, थोड़ा बहुत अपना खाने पीने का ही अपने पास रखो। दैट वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज देयर। तो इनिशियली 5 ईयर था। व्हेन द फार्मर दे फेस्ड अप, व्हेन दिस लैंडलॉर्ड्स दे फेस्ड अ प्रॉब्लम इन पेइंग सच अ हाई अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो वहां पे क्या हुआ, वो जमीन छोड़ के जाने लगे। When they were leaving the land, तो वापस इसको 1 ईयर का ही कर दिया, सिस्टम ऑफ 1 ईयर लैंड रेवेन्यू दैट वुड बी देयर, और हर साल उस चीज का ऑक्शन लगाया जाएगा। ऑक्शनिंग इसको बोलते हैं, फार्मिंग ऑफ द लैंड रेवेन्यू इसको बोलते हैं ऑक्शनिंग, और इसको बोलते हैं इजारेदारी सिस्टम। ये समझ आया पहले क्या होता था? इज इट क्लियर फॉर ऑनलाइन ऑल्सो? This was a system that started in the initial phase that was there in the Britishers also. इन्होंने शुरू किया। With the passage of time, they were looking to have a revenue system that is comparatively stable, because every year if you are going for auctioning, you need to measure the land also. तो उसके लिए द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर नॉट देयर इन अबंडेंट, तो कम ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो उनको था कि अगर हम इसी चीज में लगे रहे तो अपना मिलिट्री अफेयर्स हम कैसे चलाएंगे, बिकॉज ऑफिसर तो लिमिटेड है, जहाँ से सिविल का काम करवा लो या मिलिट्री का काम करवा लो। दे बेसिकली फोकस्ड अपॉन द मिलिट्री एस्पेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को खत्म करने की कोशिश करी। लेट अस डिवाइस अ न्यू सिस्टम, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ करने की। A new system that was there, that was trying and tested at this point of time, is known as a permanent land revenue system, because we do not want कि इसको हमेशा ही इसी में लगे रहें। The next system that was introduced was a permanent settlement by Cornwallis. Introduced for the first time in 1790, then made permanent in 1793. Now, what was this land revenue system that was there? Land measurement was basically being done, and the production and the productivity of the land of the particular land was taken into consideration. इसकी productivity कितनी है? And last 10 years, previous 10 years, land revenue was seen कि कौन सा है, एंड डिसीजन वाज टेकन कि पिछले 10 साल में से वे एनी ईयर व्हाट इज द हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू, कि किसी पिछले 10 साल में किसी भी साल का हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू क्या है। उन्होंने वो देखा कि हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू इस साल में ये था। पिछले 10 सालों में से फॉर एग्जांपल अगर 10 साल बात करते हैं, हम 1780 से 1790 तक देखते हैं। इन्होंने बोला यार 1786 का हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू था पिछले 10 सालों में, इसको क्या बोलते हैं, चलो ठीक इसी को फाइनल कर देते हैं, परमानेंट है जी।
इनिशियल फेज में परमानेंट, इसको इनिशियल फेज में क्या किया, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए फिर किया जैसे ठीक लगा, और बाद में बोला 1793 ईस्वी को परमानेंट कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम दैट वाज देयर, या फिर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करें किसके साथ? देयर वर 2 कैटेगरी ऑफ द पीपल दैट वर देयर इन इंडिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वन वाज द पीजेंट्स, सेकेंड वाज द लैंडलॉर्ड्स। एक थे वहां पे पीजेंट और एक थे लैंडलॉर्ड। अब एग्रीमेंट तो करना है, लेकिन एग्रीमेंट किसके साथ करें? इन इंडिया द नॉर्म वाज दैट इट इज द पीजेंट हु वाज द ओनर ऑफ द लैंड। पीजेंट है जी वो ओनर ऑफ लैंड है, एंड इट इज ही हु इज पेइंग द टैक्सेस। हिंदुस्तान में सिस्टम कंपैरेटिवली चल रहा था। अब ब्रिटेन में सिस्टम क्या था? इट इज द लैंडलॉर्ड हु इज द ओनर ऑफ द लैंड एंड पीजेंट्स आर बेसिकली वर्किंग एज लेबरर्स। पीजेंट क्या वहां पे लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं। ये था इंग्लैंड में सिस्टम। हिंदुस्तान में सिस्टम क्या है कि ये ही लैंड ओनर हैं। वहां पे सिस्टम क्या है? इट इज द लैंडलॉर्ड्स, जो जागीरदार हैं, जमींदार हैं, वो लैंड ओनर्स हैं, और पीजेंट वहां पे काम कर रहे हैं। इसके बदले पीजेंट को थोड़ा बहुत फॉर एग्जांपल पैसा मिलता है, और ये लैंडलॉर्ड क्या करता है? ही विल बी पेइंग द लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू। और हिंदुस्तान में इट इज द पीजेंट्स हु वर पेइंग द लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिशर को ये सिस्टम समझ नहीं आया, बिकॉज दे वर नॉट अकस्टम टू दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम। तो इन्होंने डिसीजन क्या लिया? हिंदुस्तान में ही इट वाज द लैंडलॉर्ड्स हु आर द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो जस्ट बाय वन सिग्नेचर तो क्या हुआ? पीजेंट को ओनर से इन्होंने फॉर एग्जांपल लेबरर्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस वाज वन प्रॉब्लम। तो वहां पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि आज के बाद ये जमीन पीजेंट्स की नहीं है, इस एरिया में जो लैंडलॉर्ड है उसकी जमीन है, एंड पीजेंट्स वुड बी वर्किंग बेसिकली ओवर देयर, और उनको ओनरशिप ऑफ लैंड वुड बेसिकली बी द ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के पास पीजेंट काम करेंगे, और हमें एक परमानेंट लैंड रेवेन्यू है, फॉर एग्जांपल वो पीजेंट पे करेगा वहां पे। दैट वाज देयर। इतना क्लियर है? नो। अब वहां पे लैंडलॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद हमारे पास डिपॉजिट कर देगा। दैट्स वाज व्हाट वाज द आइडिया, दिस वाज व्हाट वाज द एजेंडा दैट वाज सीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर ये बीच में कलेक्ट करके देगा तो कुछ तो इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। इन्होंने क्या बोला? टोटल हम जितनी भी प्रोडक्शन है उसके 11 हिस्से कर लेते हैं जी, जिसमें से 10/11 बिलोंग टू द ब्रिटिशर्स एंड 1/11 belong to the landlord who would be collecting the land revenue, और वो अपना हिस्सा वो रखेगा। इतना क्लियर है? 11 हिस्से पूरे उसने डिवाइड कर लिया। ये प्रोडक्शन जो भी लैंड रेवेन्यू है, जो भी फॉर एग्जांपल 1786 में लैंड रेवेन्यू हाईएस्ट था, उतना डिमांड करेंगे, उसका इतना हिस्सा ब्रिटिशर का होगा, और ये इसकी ऐसा लगा लो कमीशन हो जाएगी भी तुमने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दिए। इज क्लियर? ये ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? वो तो थोड़ा बहुत अपने आप ही दे देगा उसको लैंडलॉर्ड। पीजेंट कुछ नहीं है, है थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में दे देगा अपनी मर्जी, उसको और कुछ नहीं है। पीजेंट तो लेबर हो चुकी है ना, ये लेबर हो चुके हैं वहां पे। हाँ, ये कलेक्ट करने का फॉर एग्जांपल इसका हिस्सा होगा। चलो कमिंग बैक। अब दिस वाज लैंड रेवेन्यू that was to be collected, a certain land revenue was to be collected by the Indian zamindar, इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, and that revenue was to be permanent। permanent का मतलब क्या होता है? we will not be changing this land revenue the permanent year। जब permanent land revenue की बात कर रहे हैं, there were certain British officials who were in favor of this system, there were certain British officers who were against the system की नहीं यार ये बात गलत है। why they were favor and against the system? They were for example against this land revenue system officers, and those who were for example in favor of it। against वालों को क्या बोल रहा था? our basically nature in India is colonial, means the maximum exploitation has to be there at this point of time। तो हिस्सा हो गया ना, शेयर हो गया, 10% उनका हो गया, 9 कुछ परसेंट उसका हो जाएगा। colonial nature है, therefore they think that we will not be in a position
टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। आज तो प्रोडक्शन इतनी है, लेकिन कल को अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आप परमानेंट लैंड रेवेन्यू में क्या बोल रहे हो, हम तो नहीं बढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ तो हमारा कंपेटिव नुकसान हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम ये सिस्टम नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज जब जरूरत होगी हम यहाँ पे लैंड रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई प्रोडक्शन इंक्रीज भी होती है तो किसके पास जाएगा वो, इट विल बी टू द लैंडलॉर्ड ओनली। क्यों? बिकॉज आपने क्या बोला, हमें तो फॉर एग्जांपल 100 क्वांटल ही चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, 100 क्वांटल में से 10/11 हिस्सा किसका हो जाएगा, ब्रिटिशर का हो जाएगा, और 1/11 हिस्सा किसका हो गया, लैंडलॉर्ड का। ये जस्ट एन आइडियल सिचुएशन। अगर प्रोडक्शन हो रही है 200 क्वांटल तो ये देंगे, अगर ये प्रोडक्शन कल को बढ़ के 400 क्वांटल भी हो जाती है, द शेयर ऑफ द ब्रिटिशर विल बी ओनली फ्रॉम दिस ओनली, दे विल नॉट बी टू इंक्रीज। तो यहां पे क्या बोला है, दीज पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ अ लैंड रेवेन्यू विच इज कंपैरेटिवली परमानेंट, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि हमारा फ्यूचर में हमारा इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल इफेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर वर सर्टेन पीपल हु वर इन फेवर ऑफ दिस। व्हाई दे वर सेइंग दैट, अगर प्रोडक्शन 100 से बढ़ के, जब फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन 200 से बढ़ के यार 250 ही होगी, 500 थोड़ा ना हो जाएगी, थोड़ा बहुत है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है देयर कुड बी प्रोडक्शन की भी एक लीनियर है, प्रोडक्शन 100 क्वांटल है, अगर प्रोडक्शन 100 क्वांटल भी है, हमारा शेयर तो इससे वजह से जाएगा ना, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये प्रोडक्शन इतने में से फॉर एग्जांपल अगर हमारा शेयर 100 क्वांटल में से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, बिकॉज कुछ तो फार्मर को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 90 हमारा हो गया, 200 में से 90 हमारा हो गया, लेकिन अगर कल को 100 क्वांटल भी हो रही है तो भी 90 ही रहेगा ना। It does not make any difference whether the production is increasing or decreasing. And उन्होंने क्या बोला, as we have fixed this land revenue at the highest level, so therefore further increase in the production comparatively was not possible. इन्होंने आपस में mutual understanding थी, firstly. Secondly इन्होंने क्या बोला, we have to employ our officers every year. हर साल यार अपने ऑफिसर बनाने के लिए, किसके लिए, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लैंड, मेजरमेंट ऑफ लैंड किसके लिए, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट की लैंड रेवेन्यू कितना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई एरियर्स है, तो हर बार अगली बार बोली में किसको देनी है, फिर बोली लगाने में हम लोग लगे रहते हैं, कहते हम तो गिनती मिनती में हमारे बहुत ऑफिसर रह जाते हैं। Therefore it was important that इसको हटाया जा सके, and our these officers could be employed for what is called as military purpose, ताकि हम अपने आप को और ज्यादा expand कर सके। Secondly, not only this, they say that while making the landlords as the owners of the land, landlord को हमने मालिक बना लिया, we are getting a class that they will always be loyal to us. बिकॉज अगर हमने आज बोला कि ये जमीन तुम्हारी नहीं थी तुम्हें दे दी, तो ये हमारी लॉयल्टी, तो इनकी लॉयल्टी तो हमारे पास है। और यही लॉयल्टी इनको कब देखने को मिलेगी, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब बहुत सारे जमींदार ने हमारे सोल्जर्स को, पुलिस को पकड़ा भी दिया, और बहुत सारे जमींदार ने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया, और हमें फॉर एग्जाम्पल ये रिवोल्ट हारने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो वहां पे क्या था, इन्होंने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के साथ फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करी। Not where this system was basically being implemented, the area that was under the Britisher at that point of time, उसमें से कुछ 19% of area, for example in the areas of Bengal, Bihar, Odisha, Banaras division of UP, and the northern Karnataka. This land revenue was basically being implemented at that point of time by Lord Cornwallis, जिसने इस land revenue को यहाँ पे implement किया, and it was comparatively काफी हद तक काफी benefit भी रहा ब्रिटिशर को। इस land revenue system के लिए कहा जाता है, it was the permanent land revenue system was a wise, brave and a bold measure. आप ये क्वेश्चन लिखो जी, डिस्कस।
और कल को इसको क्लास में हम डिस्कस करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट वाज अ वाइज ब्रेव एंड अ बोल्ड मेजर। इसका मतलब क्या है, कल आप इसको लिखोगे है ना, कल यहाँ पे आंसर पोस्ट करोगे पॉइंटर फॉर्मेट में एंड वी वुड बी डिस्कसिंग इट। This was basically a permanent settlement that was introduced by the British at this point of time. Basically the consideration कि कैसे हम लैंड रेवेन्यू को परमानेंट ले सकते हैं। And the land revenue was fixed once for all. The land revenue was fixed at a very high level वहाँ पे, जिसके चलते हुए ही काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव था। ऑफलाइन मोस्टली यार देखते हैं, अभी आज कोई ना आया तो फिर कल से कर लेंगे। वी वर थिंकिंग कि आज ही कर दें लेकिन नहीं हो पाया। चलो सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द नेक्स्ट इज बेसिकली द रायतवारी सिस्टम। This was a system that was basically introduced initially in 1820 by Thomas Munro in the region of वहाँ पे बॉम्बे मद्रास में। तो यहाँ पे खास करके बॉम्बे और बाद में असम बल रीजन में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई। रायतवारी सिस्टम, थॉमस मुनरो 1820, system that was there. अब there were certain British officers, they were thinking कि permanent land revenue system में we are not in a position to increase the land revenue, जिसकी वजह से continuously there is a problem that is there, and there was a negative interest that has negativity that was prevailing among the British at that particular point of time. इन्होंने क्या बोला, यार अगर हम कोई और नई एरिया को कॉन्कर करते हैं, if we are conquering any new land, we will not be promoting permanent settlement at that point of time. वो क्या बोल रहे थे, यार हमें 1/11 भी लैंडलॉर्ड को क्यों देना है, even this could not be given. तो इसका हिस्सा भी हमारे पास है। Therefore, when they expanded into the southern part of the country, in the region of Bombay, Madras, and other parts later on, इन्होंने क्या बोला, let us have a direct agreement with the peasant. Land revenue agreement with peasant. That was there. Therefore, रायत means, रायत शब्द का मतलब क्या है, peasant. डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू हम क्यों देना है यार उसको, 1/11 भी क्यों देना है, लेट अस टेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट इज देयर। इन्होंने क्या बोला कि लेट अस फिक्स व्हाट विल बी द लैंड रेवेन्यू, और उसमें से लेट अस एंटर इनटू अ डायरेक्ट एग्रीमेंट विद द पीजेंट, और विद द पीजेंट की इन्हीं में से फॉर एग्जांपल हम पूरे का पूरा हिस्सा लिया जाएगा, एंड व्हाटएवर विल बी द लैंड रेवेन्यू, दैट लैंड रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड आफ्टर 30 to 40 years ऑल्सो। लैंड रेवेन्यू कुछ भी फिक्स कर लो, लेकिन उस लैंड रेवेन्यू को हम 30 या 40 साल के बाद इंक्रीज भी कर सकते हैं। दिस वाज बेसिकली द सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ दे एंटर्ड इनटू द लैंड रेवेन्यू एग्रीमेंट विद द रायत। रायत शब्द का मतलब है पीजेंट। द सिस्टम दैट वाज नोन एज वाज बेसिकली रायतवारी सिस्टम, वेयर द लैंड रेवेन्यू कुड बी इंक्रीज्ड आफ्टर 30 to 40 years, एंड इट वाज सेड कि ब्रिटिशर को ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेनिफिट भी होगा, फर्स्टली। सेकेंडली, not all this, but what was the problem that was there? The land revenue that was fixed at a very high level, because of which, as the land revenue was high, the peasants, they left cultivation. तो पहले क्या हुआ था कि जो भी ओवर प्रोडक्शन ब्रिटिशर ले जाते थे, तो इन्होंने क्या बोला कि हम प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं, और बाद में ब्रिटिशर ने फोर्स कर लिया, वो चाहते हैं हम तो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते बिकॉज हमारे पास तो कुछ बचता नहीं है, पूरे का पूरा ब्रिटिशर मैक्सिमम ले जाते हैं, हम अपना गांव छोड़ के ही चले जाते हैं, इससे अच्छा कि लेट अस लीव दिस लैंड, हम एग्रीकल्चर नहीं करते, हम कुछ और कर सकते हैं। Therefore, the negative effect of this रायतवारी system was that thousands of acres of land
was lying vacant. वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, because of which the production decreased and therefore that was the problem, that was the cause of concern for the Britisher. अब ब्रिटिशर को लगने लगा यार ये भी गड़बड़ होगी, हमने तो अच्छे के लिए किया था कि the land revenue was fixed very high, the peasants ने एग्रीकल्चर करना ही छोड़ दिया and hundreds and thousands of acres of land were lying vacant. तो वहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कम होगी, ब्रिटिशर को नुकसान होने लगा. ब्रिटिशर अगेन स्टार्टेड थिंकिंग यार ये भी गड़बड़ होगी. Therefore they started thinking कि आज के बाद अगर हिंदुस्तान में if we conquer any new area, ना तो हम वहां पे परमानेंट सेटलमेंट करेंगे, ना ही वहां पे रायतवाड़ी सेटलमेंट करेंगे, हम नया सिस्टम शुरू करेंगे वहां पे. Therefore come the third land revenue that was there, the third land revenue system was basically in the consideration of what is called as a Mahalwadi system. In this, the word Mahal or Mahal means village in northern part of the country. The system initially was introduced in 1833 by Bentinck. इससे पहले हॉल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को शुरुआत करी 1820s के आसपास नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बट इसको फॉर्मल सिस्टम में फॉर एग्जांपल 1833 में पुट फॉरवर्ड किया गया. फॉर एग्जांपल बेंटिक ने, it was put forward formal system in the Bentinck at this point of time. It was a system that was introduced in the area of UP, Central Province, इसको CP भी बोला जाता है, और फॉर एग्जाम्पल इन सम पार्ट्स ऑफ पंजाब यहाँ पे वहां पे कब्जा हुआ, तो वहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी. नाउ दे से लेट अस फिक्स अ लैंड रेवेन्यू विद अ विलेज एज अ होल, नॉट विद अ फार्मर. कहते हैं फार्मर के साथ हम लैंड रेवेन्यू फिक्स करते हैं, फार्मर छोड़ के चले जाते हैं, नुकसान कंपैरेटिवली हमारा हो जाता है. तो व्हाट दे सेड दैट, व्हाट दे स्टार्टेड थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज दैट दिस इज अ विलेज, let us fix the land revenue settlement with the for example mahal, with for example the village as a whole, कि ये village की responsibility है कि for example 2000 quintals या for example if the revenue was to be paid in cash, बहुत बार कैश में देना पड़ता था, इसके मुताबिक जितना मनी है फॉर एग्जाम्पल हमें दोगे. कहते चलो ठीक है यार, और दिस लैंड रेवेन्यू कुड बी इंक्रीज्ड आफ्टर 30 to 40 years. मेजरमेंट, लैंड मैप्स, एवरीथिंग वाज कंपैरेटिवली मेजर, अच्छे से मैपिंग करी जाती थी इसकी. So everything was fine at that point of time. What was the thinking that was behind the minds in the of the Britisher? ये क्या सोच रहे थे? They were basically thinking at this point of time. The thinking was that यार 2-4 फार्मर तो एग्रीकल्चर छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा गांव थोड़ा ना भाग जाएगा. That was what was the idea. कहते हमने पूरे गांव से लेना है जी. अगर वहां से 100 लोग रहते हैं, 100 में से अगर 5 भाग भी जाएंगे तो ये 95 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये वाला देना है. आप वहां पे खेती करो और आप हमें प्रोडक्शन करके दो. That was what was the idea that was there. Therefore, what I am trying to say is, at this point of time, the British they were introducing various settlements. The objective of every settlement, be it the 1-year land revenue system, be it the Izaredari system, be it the permanent land revenue system, or for example Raitwari system, or the Meherwali system, the basic objective of the Britisher was the maximum exploitation that should be taken place of the Indian resources, और maximum amount of profit कैसे वो हिंदुस्तान से for example दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, ये पूरे का पूरा इनके माइंड में चल रहा है. इतना क्लियर है ये रेवेन्यू सिस्टम्स फॉर ऑनलाइन ऑल्सो. थोड़ा और मूव करते हैं आगे. One thing that is common among all the land revenue system is in the context of the land revenue that was fixed at a very high level. Land revenue बहुत ही जबरदस्त तरीके से हाई था. Therefore, the farmer was not in a position to pay the land revenue. और फार्मर को अपनी जमीन से बहुत प्यार होता है, जैसे एजिटेशंस भी आपने देखा होगा, तो इट वाज दैट कंटेक्स्ट ओनली कि मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे. दैट वाज व्हाट वाज द आइडिया, और होना भी ऐसी चाहिए. दैट वाज द कंसीडरेशन दैट वाज शोन आल्सो. तो दिस वाज कंटिन्यूअसली व्हाट वाज गोइंग ऑन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो क्या था
देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन. इसको ध्यान से सुनना. आइदर इट इज द फूड क्रॉप, और फॉर एग्जाम्पल इट इज द कैश क्रॉप दैट हैज बीन देयर. जब तो फूड क्रॉप है, या फॉर एग्जाम्पल वहां पे कैश क्रॉप है, दे आर पर्टिकुलरली ग्रोइंग. फूड क्रॉप फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, यहाँ पे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, या फॉर एग्जाम्पल इट में भी एनीथिंग दैट कैन बी देयर, तो प्रोड्यूस कर रहे थे. नॉर्मली अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फूड क्रॉप फॉर एग्जाम्पल 1 क्विंटल इज इक्वल टू ₹5 इसका रेट है. जस्ट एन एग्जाम्पल, इसका जस्ट एन एग्जाम्पल 1 क्विंटल इज इक्वल टू ₹8 लगा लो. ये इसका कंपेरेटिव प्राइस है. तो व्हाट वाज देयर वाज द एज द लैंड रेवेन्यू वाज कंपैरेटिवली वेरी हाई, द फार्मर्स दे वर फॉर एग्जांपल नॉट इन अ पोजीशन टू पे द लैंड रेवेन्यू. और एक बात, अगर आप लैंड रेवेन्यू पे नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल आप रायतवाड़ी सिस्टम में है, या जमींदार लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं परमानेंट सेटल में, तो उनकी तो जमीन चली जाएगी उनके हाथ से. जब जमीन चली जाएगी तो आप जमीन को बचाने के लिए क्या करोगे? पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश करोगे. फार्मर क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू दी मनी लेंडर. भाई विलेज बनिया के पास जा रहा हूं और फॉर एग्जांपल इससे पैसे ब्याज पे लेके मैं अपना जमीन बचा लूंगा. नॉर्मल ये सिस्टम होता था. एंड मनी लेंडर वाज देयर. ये एक इसको ध्यान रखना मनी लेंडर को. तो इससे पैसे लेके काम चला लेता था. लेकिन ये काम मनी लेंडर को रीपे नहीं करेगा तो मनी लेंडर इसकी जमीन ले लेगा. अल्टीमेटली ही एंडेड अप लूजिंग हिज लैंड. तो ये मनी लेंडर वाला पॉइंट है कि यहां पे याद रखना. तो ब्रिटिशर बोलते यार आप पागल हो, तो आप ऐसा काम करो, आप फूड क्रॉप की जगह पे कैश क्रॉप ग्रो करने लग जाओ, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो आपको मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है. फार्मर बेचारा बोला वाला था, फंस गया, जैसे भी फंसाने की कोशिश कर रही थी हमारी सरकार, ठीक है, तो बच के निकल गए. तो ये क्या बोलते थे कि भाई चलो ठीक है भाई, तुम ये सही मेरे को जुगाड़ बता दिया, मैं फूड क्रॉप की जगह पे कैश क्रॉप ग्रो कर लूंगा. फाइन. अब फार्मर ने क्या बोला कि भाई मैं ग्रो करूंगा कैश क्रॉप, मैंने कुछ नहीं फूड क्रॉप ग्रो करनी. और फैये वाले बोलते भाई ठीक है तू ग्रो कर, हम तेरे से परचेज कर लेंगे. एवरीथिंग वाज फाइन. अब जैसी प्रोडक्शन हो गई, ब्रिटिशर वाले क्या बोलते कि भाई चल ये तुमने कॉटन ग्रो करी है, शुगर ग्रो किया है, हमें दे दे. कहता ठीक है साहब ले लो. कहता लेकिन दो कितने में? कहता ₹6 में दे दो. तो यार मेरे को लगाने का ₹6 लगा है, यहाँ पे मेरे को लगाने में ₹2 ₹3 लगते थे, मेरे को ₹5 मिलते थे, यहाँ पे लगाने के ही मेरे ₹6 लगे हैं, अब ₹6 के मेरे को दे रहे हैं. ब्रिटिश बोलता मत दे, तेरी मर्जी है. अब शुगर केन थोड़ा ना खाएगा, कॉटन थोड़ा ना खाएगा, मजबूरी बन चुकी थी उसकी. इट वॉज अ लाइबिलिटी फॉर हिम. कहता भाई ले जा यार, तू अपने ₹6 पे ले जा, मेरे को कुछ तो दे. देयरफॉर दिस वाज अनदर प्रॉब्लम दैट वाज देयर. अगर ये प्रोडक्शन कम हो गई है तो ₹6 भी नहीं मिलेंगे इसको. लागत ज्यादा हो गई है, प्रॉफिट इज कंपैरेटिवली कम, तो वहां पे प्रॉब्लम है. ये बंदा एंडेड अप अगेन गोइंग टू फॉर एग्जांपल किसके पास? मनी लेंडर के पास. ये विलेज बनिए के पास चला गया, भाई तू मेरा करता धरता है, तू ही मेरे को बचा सकता है और मेरे को कोई नहीं बचा सकता, मेरी जमीन चली जाएगी. कहता ये ले पैसे ले लो, कोई बात नहीं. कहता ले ठीक है भाई. अब दो चीज देखो, एक है फार्मर. ऑन दी वन हैंड देयर इज अ फार्मर जिसको लैंड रेवेन्यू पे करना है ब्रिटिशर को, और ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम दी विलेज बनिया, कॉल्ड एज मनी लेंडर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये इससे पैसे लिए, इसने इनसे पैसे लिए और फॉर एग्जाम्पल इसको रीपे कर दिया, तो इसकी जमीन बच गई. अगर इसको पैसा नहीं देगा वापस तो ये मान लेगा. तो एक बात तो श्योर है, या तो जमीन इसके पास जाएगी या फॉर एग्जांपल जमीन इसके पास जाएगी अगर प्रोडक्शन कम होगी. तो ये बेचारा बहुत तरह से फंस चुका था. अब एक पहला तो क्लॉज ये है. दूसरा क्लॉज, ये इलिटरेट होगा, अनपढ़ होगा पक्का है उस टाइम पे, और ये पढ़ा लिखा होगा और चालाक भी होगा. तो ये क्या करता था, भाई ये लो पैसे और अंगूठा लगा दो अपनी जमीन, मैं गिरवी रखता हूं तभी तो पैसे देंगे. कहता भाई बता, तू तो जन्मों से हम तो जानते हैं, बताओ कहां पे अंगूठा लगाना है. वो अंगूठा लगा देता. व्हाट वाज द कैलकुलेशन दैट वाज डन? व्हाट वाज ऑफ विलेज बनिया कैलकुलेशन क्या करता था? 6 × 6 = 96. आई एम लीविंग यू ₹4. जब वापस देने आता था तो मेरे को ₹100 दे दो. अंगूठा इस पे ऊपर लगा लिया. पैसे उसको रुपये कितने दिए? उसको बोला कि भाई मैं तेरे को ₹36 दे रहा हूं. उसको बोला और जब तुम वापस देने आओगे मैं तेरे को ₹4 छोड़ दूंगा, तू मेरे को ₹32 वापस दे देना. ये उसको बोल दिया. और कैलकुलेशन क्या करी, कागजों में क्या किया,
अब उसको तो पता नहीं 96 होता है कि 36 होता है, और कागजों में क्या कहते हैं 6 इजिकल टू 6 इंटू 6 इजिकल टू 96। मैं तेरे को 4 रुपए छोड़ रहा हूं और टोटल मिल गया 100 रुपए। कंफ्यूज हो गया बेचारा, अंगूठा लगा लिया। जब ये उसको 32 रुपीज दे देता था तो बोलता भाई मेरे जमीन के कागज दे। कहता भाई तुमने 100 रुपए का अंगूठा लगाया था। कहता कौन था 100 रुपया? अरे मैं 32 रुपए की बात। कहता नहीं ये देख अंगूठा है। कहता मेरे को तो समझ नहीं आता क्या लिखा। तो चल हम चलते हैं। फार्मर बोलता कोई बात नहीं, मैं तेरे को देखता हूं कहां पे, कोर्ट में देखता हूं। ठीक है भाई कोर्ट में चलते हैं। अब कोर्ट में मनी लेंडर की सेटिंग होती थी जज के साथ, फंस गए। अल्टीमेटली द फार्मर एंडेड अप लूजिंग हिज लैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? बिकॉज ये थे इलिटरेट और ये थे बहुत ज्यादा चालाक और पढ़े लिखे उस टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली द प्रॉब्लम वर देयर। अगर इसका जा तो जमीन इसके पास चली जाएगी, जा जमीन इसके पास चली जाएगी, जहाँ आपस में फॉर एग्जांपल सेटिंग हो जाएगी, और अगर कोर्ट से पहले पुलिस स्टेशन में जाएगा तो पुलिस स्टेशन की में सेटिंग है इसकी मनी लेंडर की, रुतबे वाला है। देयरफॉर व्हाट वाज देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम दैट वाज कमिंग। It was a great amount of exploitation of the peasants. It was a great amount of exploitation of the landlords also that has started taking place, because of which in Awadh itself, these people, the landlords, they were unable to pay the land revenue to a great extent, that in the context of Awadh itself, 21,000 talukadars means landlords. They comparatively lost their land because of the failure to pay the land revenue on time, because the land revenue पे ही नहीं कर पा रहे थे। Therefore क्या हुआ, अब लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। लैंड रेवेन्यू पे एक टाइम पे ही करना होगा, जैसे प्रीलिम्स है। अगर इस साल जो बच्चे पेपर दें तो 5 जून का लेट थोड़ा ना हो जाएगा, 5 जून ही रहेगा, अगर ये कोरोना वाला चक्कर नहीं हुआ तो। देयर वाज अ सिस्टम दैट वाज देयर, सिस्टम वाज देयर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सनसेट क्लॉज। What was this sunset clause that were there? आज कितनी डेट है? थर्ड है ना। कहते what was example, कहते 3rd of January 1855, just an example, कि इस 3 जनवरी के शाम तक जब तक सूरज डल नहीं जाता, जब तक सनसेट नहीं हो जाता, तब तक आप मेरे को लैंड रेवेन्यू पे कर दो। अगर 3 जनवरी 1855 तक या कुछ भी साल ले लो, अगर सूरज छिपने तक तुमने मेरे को लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया तो तुम्हारी जमीन लेके मैं किसी और को ठेके पे दे दूंगा, जो मेरे को इजारेदारी के अकॉर्डिंग ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे करेगा। देयरफॉर इट वाज अ सनसेट क्लॉज दैट वाज देयर। अंडर दिस सनसेट क्लॉज 21,000 लैंडलॉर्ड्स और तलुकादार्स दैट वर देयर, दे लॉस्ट द लैंड। और जो नए लोग आए थे उनकी जगह पे दे वर इवन मोर एक्सप्लॉयटेटिव देन द लोकल पीपल। आप लोकल हो, आपको पता है कि 1 एकड़ से फॉर एग्जांपल 5 क्विंटल होने वाला है। जो बाहर से बंदा आया वो बोलेगा अरे कुछ नहीं, 1 एकड़ से 10 क्विंटल भी तो हो जाएगा। तो क्या कर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू पीजेंट से कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। देयरफॉर दैट वाज लीडिंग टू अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड। तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, क्या बोलते हैं भाई चलो इकट्ठे होकर रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिशर के खिलाफ। एंड देयरफॉर द इकोनॉमिक कॉजेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द रिवोल्ट नियरर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इकोनॉमिक कॉज ऑनलाइन वालों को भी। एक बार पढ़ो जितना। और बुक्स में कुछ मिला तो हमें भी बता देना। इतना कर लो, इतना भी जरूरत नहीं, सफिशिएंट से भी ज्यादा है। जहां जहां पे एडिशन हम खुद ही करते जाएंगे। सनसेट नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है लेकिन जरूरी नहीं है।
देखो आज सिर्फ 23 के लिए हमने आज ही क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अभी एनसीईआरटी चलाएंगे, विल गिव यू सर्टन टाइम, समझ आएगी, फिर उसके बाद वो एनसीईआरटी वाले में भी कुछ आंसर राइटिंग करवाएंगे, देन स्पेशल आंसर राइट का। अभी कुछ नहीं है, ट्राई टू राइट, अभी यहाँ पे कल आप लिख के लिखोगे, यहीं पे लिखोगे, ट्राई टू राइट पॉइंट्स, अभी आप आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत इन डेप्थ में मत जाओ, दैट विल बी सेपरेटली वी वुड बी डूइंग इट। चलो ये इसको हम यहीं पे रोकते हैं, तो कल कंटिन्यू करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।